Yeah, it is 4:30. I want to start, please. Additional question number 2. Additional question number 2, which is given to you on page number 10. Please read the problem. Ideally, when you are reading the problem, the pen pencil should be in your hand ताकि आप उसको मार्क कर सको. क्या आपको कुछ अलग दिखा, इम्पोर्टेंट दिखा? कुछ लोग अभी भी न्यूज़पेपर की तरह क्वेश्चन पढ़ते हैं. 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ इन द रिवर्स वे 2015-16. उसके नीचे क्या दिया हुआ है अपने को? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नेट प्रॉफिट तक आई थिंक नेक्स्ट पेज पे जा रहा है. देन देर आर सम 8 एडिशनल इंफॉर्मेशन. वेरी टिपिकल प्रॉब्लम इट इज. सो आपको इसमें क्या क्या अलग लगा उसको मार्क करो. जो रूटीन एडजस्टमेंट्स है यू वुड हैव डन इट मेनी टाइम्स. जो भी आपको डिफरेंट लगता है उसको मार्क करो प्लीज. कोई भी एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो तो उसके कनेक्टेड आपको पीएल अकाउंट में भी कुछ मिलेगा. बैलेंस शीट में तो अकाउंट रहता ही रहता है, बट हो सकता है उस एडजस्टमेंट के कनेक्टेड यू विल गेट समथिंग इन पीएल अकाउंट. उसको भी मार्क करो, एडजस्टमेंट का नंबर दे देने का. So you will be able to know which are the related or connected items. Would you like to give it a try? अरे ऐसे थोड़ी है यार, 80% तो कर सकते हो कि 80% भी नहीं कर सकते. मतलब ऐसे थोड़ा बहुत करने का है कि अपन साथ में ही करते हैं. ठीक है, साथ में करते हैं, नो प्रॉब्लम्स. So this problem is of the higher level. ये सब सीए इंटर के टेक्स्ट बुक्स में जनरली नहीं होता है. आई बिलीव इट शुड बी डन. एनीबडी, व्हाट इज द रीजन? क्यों ऐसे सम्स करने चाहिए? एनीबडी हैज आइडिया? देख, स्टैंडर्ड पेपर आया ना तुम्हारा तो कंफर्टेबल जाता है. हर 2 एग्जाम के बाद तीसरा पेपर तुम हिस्ट्री चेक करके देख लो, आड़ा टेढ़ा पेपर आता है. एक एग्जाम में लॉ का आड़ा टेढ़ा आएगा, दूसरे एग्जाम में डायरेक्ट टैक्स का आड़ा टेढ़ा पेपर आएगा, तीसरे में एडवांस अकाउंटिंग का. तो आड़ा टेढ़ा पेपर आया ना तो आराम से फेल हो जाओगे विदाउट एनी डिफिकल्टी. आराम से, मतलब तकलीफ भी नहीं होती है. ऐसा बोलते हैं ना, मेहनत करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है. So unless and until you go into the depth of it, थोड़ा आड़ा टेढ़ा पेपर आया, एग्जामिनर ने कुछ ट्वीक करके पूछा, और ऐसा हर तीसरी एग्जाम में होता है. 25 साल का हिस्ट्री चेक कर लो, इसीलिए तो 15-20% रिजल्ट आता है. ऐसे ही तो थोड़ी इंटर का रिजल्ट बहुत टाइम तो 10% आता है. सो 10% रिजल्ट इसीलिए आता है कि बच्चे लोग को कैसे इजी करवाओ, उनको बहुत मज़ा आता है. लगता है अरे वाह ये तो चैप्टर बहुत इजी है. स्टैंडर्ड अगर पेपर आ गया तो बच जाओगे, पर कोई ना कोई सब्जेक्ट में फंस जाओगे. सो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली गिवन इन बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. तुम गूगल के जाके अगर AS3 डाउनलोड करोगे, यू अंडरस्टैंड बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझते हो ना? MCA का वेबसाइट रहता है, ऐसे टाइप करने का गूगल पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तुमको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे. AS3 को क्लिक करो और उसके अंदर ये पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन है वो बेयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर दिया हुआ है विथ सॉल्यूशन. एंड टुमारो इफ दिस कम्स इन द एग्जाम, 98% ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेल. ये पढ़ के उनको लगेगा अरे वाह, बाकी के पेपर के लिए तो बहुत टाइम मिल गया अपने को. नहीं, अरे लाइफ इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग ना. 100 मार्क का पेपर आता रहता है तो बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर भगवान ने चॉइस दे दिया कि तेरे को 70 मार्क का ही आता है, सो यू मे वुड लाइक टू डू इट
वेरी इजीली। चलो ठीक है, अभी थोड़ा आराम से करते हैं। सो एटलीस्ट आई एज अ टीचर नेवर बिलीव इन दैट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट से जो आपने किया हुआ है। दो तीन नया पॉइंट है ऑब्वियसली। वन इज टीडीएस, अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा। अदर इज अ फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ये आपको आना चाहिए एक्चुअली। AS11 में तुमने ये सब किया हुआ है, कुछ नया नहीं है। इफ यू रिमेंबर AS11 यू शुड बी एबल टू आंसर दिस वेरी वेरी इजीली। और कुछ नया दिखा किसी को? एक टीडीएस था, एक फॉरेन एक्सचेंज लॉस है, उसके अलावा प्रायर पीरियड का किधर दिया हुआ है आपको? पॉइंट नंबर बी में दिया हुआ है। आई डोंट थिंक इट इज एग्जैक्टली प्रायर पीरियड, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं है। मतलब व्हाट इज ही ट्राइंग टू से कि भाई लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था लैंग्वेज में प्रायर पीरियड डाल दिया, बट एक्चुअली तुम उसको ध्यान से देखोगे ना तो देयर इज इंटरेस्ट पेएबल करके आपको लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है। ध्यान से देखो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 100। तो मुझे बताओ, इफ देर इज ए इंटरेस्ट पेएबल दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अब कौन से साल में पे करोगे? करंट ईयर में। वही तो दिया हुआ है, मुझे वेरी रूटीन एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट में भी था, एनपीओ करके एक चैप्टर था, उसमें भी ये था कि जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है वो आप करंट ईयर में पे करोगे। देखो दो नए अकाउंट मुझे जो दिखे थे इसमें, एक था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले एसेट साइड में। सो बोलो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या करने का? व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। इज इट अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और नो? यस, मैंने तीन वर्ड आपको बोले थे, इफ यू रिमेंबर दैट। वन इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, third was the marketable securities, second was temporary investment. So if they give you any of these three words, short term investment, temporary investment and marketable security, and if no other information is given, then you have to take it as a part of cash equivalent. But समझो कहीं करंट इन्वेस्टमेंट दिया तो? नॉन करंट तो अपने को मालूम है, नॉन करंट तो बहुत सारे प्रॉब्लम में दिया हुआ था। नॉन करंट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ऐसे लिख के दिया तो करंट इन्वेस्टमेंट, देन इज इट अ पार्ट ऑफ योर कैश इक्विवेलेंट और इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ योर कैश इक्विवेलेंट? दो कंडीशन, लेकिन प्रॉब्लम तो साइलेंट है। वैसे दो कंडीशन है कौन सा? चलो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, सम ऑफ यू माइट हैव फॉरगॉटन। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? कन्वर्टेबल इनटू कैश मतलब? वैसे तो बेटा प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कन्वर्टेबल इनटू कैश रेडीली। यस, सो यू टू राइट दैट वर्ड अगर एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो, कि भाई रेडीली मार्केटेबल है, रेडीली कन्वर्टेबल इनटू मनी। और एक कंडीशन था, सॉरी, insignificant risk of change in value. So if it is investment in equity shares, then is it a part of cash equivalent? Why? There is a significant risk of change in value. अभी वाले जो फर्स्ट कंडीशन है ना, उसका पीरियड क्या है मुझे बता सकते हो? रेडिली कन्वर्टेबल मतलब क्या? हमें एक महीने में कन्वर्ट होना चाहिए, एक हफ्ते में, 3 मंथ्स एग्जैक्टली। अपन ने जब डेफिनेशन किया था, सो मैक्सिमम पीरियड विच इज अलाउड फॉर द कन्वर्जन इज अ 3 मंथ्स पीरियड। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, इफ इट इज करंट इन्वेस्टमेंट, ध्यान से सुनना, इफ दिस इज करंट इन्वेस्टमेंट तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। व्हेन वी हैड डिस्कस्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आई हैड टोल्ड यू के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देयर विल बी ऑल इन्वेस्टमेंट except only one, which is cash and cash equivalent. If you want you can quickly go there and come back. मैंने सब आपको थियरी में दिया हुआ था on page number 3, 5th line. थियरी में अगर पेज नंबर 3 पे आप देखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू
all your long term, that is non current asset, and all investment excluding cash equivalent. So please remember, if it is current investment, it is part of your investing activity. करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो 12 महीने में कन्वर्टेबल है. अपना करंट का जो डेफिनेशन है वो आपने शेड्यूल 3 में किया हुआ है कि करंट और नॉन करंट में गैप क्या है. सो करंट इज समथिंग विच इज कन्वर्टेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ. तो आप उसको कैश इक्विवेलेंट नहीं ले सकते हो, बिकॉज कैश इक्विवेलेंट में इट इज मच शॉर्टर पीरियड एंड दैट पीरियड इज ओनली 3 मंथ्स. सो प्लीज रिमेंबर, इफ इट इज करंट इन्वेस्टमेंट तो उसका जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा, ऑब्वियसली 2 ही ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, आइदर इट विल बी परचेज और इट विल बी सेल. चलो इसी प्रॉब्लम में मुझे बताओ, इफ दिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वेर करंट इन्वेस्टमेंट, थोड़ी देर के लिए मान लो, और उसके बारे में कुछ दिया भी नहीं है, नो ट्रांजैक्शन इज गिवन, तो ये क्या रहेगा, 135 का ओपनिंग, 670 का क्लोजिंग. तो जो डिफरेंस रहेगा, द डिफरेंस विल बी परचेस ऑब्वियसली. तो उसको आप कहाँ पे लोगे, परचेस को इन्वेस्टिंग आउटफ्लो में लोगे, अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट होता तो. बट है तो नहीं, है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, temporary investment and marketable security, these 3 should be always taken as a part of cash equivalent unless some significant information is given about that. फिर मैं एसेट साइड पे अगर आगे बढ़ता हूँ, मुझे एक दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट रिसीवेबल. Now what is interest receivable is which type of asset? अगर बैलेंस शीट बनाते हो, सो कैन यू टेल मी इंटरेस्ट रिसीवेबल वुड बी क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एसेट? मतलब करंट एसेट. डू यू एग्री? इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट जो भी रिसीवेबल है दैट मस्ट बी रिसीवेबल ऑन सम इन्वेस्टमेंट दैट यू वुड हैव डन. आपने किधर किसी कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट किया रहेगा, किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया रहेगा, कुछ नहीं तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया रहेगा. समवेयर यू वुड हैव इन्वेस्टेड द मनी, उसके ऊपर इंटरेस्ट इज रिसीवेबल. सो दिस इंटरेस्ट रिसीवेबल इज करंट एसेट. बट द क्वेश्चन इज, how would I deal with this when I am doing cash flow statement? Should I treat this like your stock, debtor? अपन वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेते हैं ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर उसमें आप सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को लेते हो. विल दिस इंटरेस्ट रिसीवेबल बी ट्रीटेड लाइक दैट? व्हाई? नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट है, वहाँ पे आप वही करंट एसेट और वही करंट लायबिलिटी ले सकते हो विच आर ऑपरेटिंग करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी. दिस इज करंट एसेट रिलेटिंग टू विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो इसका आपको अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. यू कांट ट्रीट दिस लाइक your stock, debtor, bills receivable, because they are all operating current asset. This is non-operating current asset relating to your investing activity. तो इसके बारे में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो आपको इसका अलग से अकाउंट ओपन करना रहेगा. Just like we generally open the account of all non-current assets and non-current liabilities. I don't know आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, अगर आप डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं जो हमने इनिशियली फ्यू प्रॉब्लम किया था, सो डायरेक्ट मेथड में वी प्रिपेयर ऑल लेजर अकाउंट्स. थोड़ा बहुत अगर आपको याद रहेगा तो उसमें अपन कैश और बैंक अकाउंट भी बनाते थे, डेटर अकाउंट भी बनाते थे, क्रेडिटर अकाउंट भी बनाते थे, मशीनरी भी बनाते थे. मतलब डायरेक्ट मेथड तो एक्चुअली बहुत सिंपल है. सिंगल एंट्री की तरह जिस भी अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन मिसिंग रहेगा तो आप वो अकाउंट ओपन कर देते थे इन डायरेक्ट मेथड. बट ऑब्वियसली एग्जाम में 80% चांस इनडायरेक्ट मेथड का है.
आप अगर शांति से सोचोगे कि अभी तक इनडायरेक्ट मेथड के बहुत सारे प्रॉब्लम किए, बट किसी भी इनडायरेक्ट मेथड के प्रॉब्लम में ऑपरेटिंग करंट एसेट या ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी का अकाउंट आपने ओपन नहीं किया रहेगा। बेसिकली आप कौन से अकाउंट ओपन करते हो? तो एक तो नॉन करंट अकाउंट्स ओपन करते हो, उसके अलावा यू विल हैव टू ओपन द अकाउंट ऑफ दोज करंट एसेट and those current liability which are everybody non operating। अगर वो ऑपरेटिंग है तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस ही लेता हूँ। मतलब डेटार का ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 15,000, तो मैं डेटार का अकाउंट ओपन ही नहीं करता। डेटार के अकाउंट में अगर आप ध्यान से सोचोगे ना तो 5 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। It can be credit sale, it can be collection from debtor, it can be bad debts, it can be discount allowed। वो सब आप इग्नोर करते हो because debtor is a operating current asset, creditor is a operating current liability। So under indirect method you don't open those accounts, बट ये इंटरेस्ट रिसीवेबल का मुझे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इवन इफ इट इज करंट एसेट। Why would I open the account? Because it is current asset but not operating. It is current asset relating to investing activity। उसी बैलेंस शीट में नीचे कहीं पे जाओगे, देयर इज ए इंटरेस्ट पेबल करके आपको एक करंट लायबिलिटी मिलेगा। दिस आर ऑल वेरी रेयर। रूटीन प्रॉब्लम्स में ये सब अकाउंट ये लोग देते ही नहीं है। अपन ने कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, वहाँ पे आपको ये सब अकाउंट दिखेंगे नहीं, बट इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। दिस इज एवरी नाउ एंड देन केम इन द एग्जाम्स। और बच्चे क्लूलेस हो जाते हैं, या तो इसको ही करंट एसेट लेके डिफरेंस लेके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कर देते हैं। तुमको मैंने डे 1 से कॉन्सेप्चुअली बताया है, यू शुड बी एबल टू अप्लाई दैट। बोलो ये इंटरेस्ट पेएबल का क्या करूँ? इसको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिफरेंस करके ले सकता हूँ क्या? क्यों नहीं? नो, इंटरेस्ट पेएबल इज ऑन योर बोरोइंग। या तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेगा या तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहेगा जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। सो इफ दिस इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन बोरोइंग्स देन डेफिनेटली दिस इज रिलेटिंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो उसको आप फर्स्ट में ऑपरेटिंग में तो नहीं ले सकते, इसका भी आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बिकॉज इंटरेस्ट में भी 2 ट्रांजैक्शन होते हैं। नंबर 1, हाउ मच इज द इंटरेस्ट expense for the year, and second is how much interest is actually paid during the year। एक रहता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, दूसरा रहता है इंटरेस्ट पेड। जनरली 2 में से आपको कोई भी एक दिया रहेगा और दूसरा मिसिंग रहेगा, एंड देयरफॉर यू विल हैव टू ओपन दैट अकाउंट। फिर कहीं पे जाके आपको फॉरेन एक्सचेंज लॉस करके दिया हुआ है, सो विल डिस्कस अबाउट दैट। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। तो 180, इट्स एक्चुअली 1,80,000 का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनफ्लो है। इट्स अ पॉजिटिव फिगर। प्लस अगर आप देखोगे एडजस्टमेंट्स में तो कहीं पे कुछ TDS के बारे में दिया हुआ है, दैट TDS इज ऑन डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड अगर आप रिसीव करते हो देन इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उस डिविडेंड के ऊपर अगर आपने कुछ टैक्स पे किया है देन सच इनकम टैक्स पेड कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सच इनकम टैक्स पेड also will be a part of इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था कि अगर इनकम टैक्स पेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं, ऑन विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग। बट दैट इज नॉट द रियलिटी माय डियर। इनकम टैक्स इज पेड ऑन योर कैपिटल गेन्स ऑल्सो,
आपको कुछ अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ रहेगा, कुछ शेयर्स वगैरह बेचा रहेगा, कोई प्रॉपर्टी बेचा रहेगा, कोई एसेट बेचा रहेगा, सो डेफिनेटली इनकम टैक्स इज नॉट ऑलवेज ऑन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट ये सब थियोरिटिकल पॉइंट है, लेकिन प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम में नहीं था। इन दिस प्रॉब्लम यू विल कम टू नो this company has received a dividend, not paid a dividend, by the way. Dividend paid is a part of your financing activity, but when you are receiving the dividend, it is on investment in the shares of some other company, और उस डिविडेंड के ऊपर अगर आपको टैक्स भरने का है, so definitely that income tax cannot be operating activity. That income tax is also the part of investing activity. So quite a few good points. एक एक करके start करते हैं everybody. Can I hope your format is ready? नहीं है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. दो पेज का कैश फ्लो ड्रॉ करो प्लीज, थोड़ा क्विकली. आपका फॉर्मेट रेडी है? वेरी गुड. ये आपने क्या ड्रॉ किया है? ये जो भी ड्रॉ किया है, व्हाट इज दिस? टर्न द, व्हाट इज इट? लेजर में बेटा इनर कॉलम है ही नहीं. ये चैप्टर में किसी भी लेजर में देयर इज नो इनर कॉलम. आपका पर्टिकुलर्स बहुत छोटा हो जाएगा. सो दो पेज का कैश फ्लो एंड दो पेज का लेजर with only one column on either side. लेजर में इनर कॉलम अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स में आता है विच आर फाइनल अकाउंट्स. आइदर इट इज सिंगल एंट्री, एनपीओ, फाइनल अकाउंट. रेगुलर लेजर में इनर कॉलम किधर होता है? आपने 11th स्टैंडर्ड से जो भी लेजर अकाउंट किया, वेर इज इनर कॉलम? बिकॉज आप एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में इनर कॉलम चाहिए, पीएल अकाउंट में चाहिए, लाइकवाइज. चलो एडजस्टमेंट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं. यू प्लीज रीड इट. वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. यू प्लीज रीड इट एंड टेल मी. एडजस्टमेंट ए में दो अकाउंट आएगा. विच टू अकाउंट एवरीबडी? शेयर कैपिटल अकाउंट, लॉन्ग टर्म डेट अकाउंट. प्लीज प्रिपेयर दैट. This will be your working number 1. वर्किंग नंबर 1 में दो अकाउंट आ जाएगा. फर्स्ट इज योर शेयर कैपिटल अकाउंट, अदर इज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म डेट अकाउंट. ऊपर कहीं पे नहीं लिखा रहेगा तो प्लीज लिख लेना रुपीस इन थाउजेंड्स. इसको आप चेंज नहीं कर सकते. इफ दे हैव डन रुपीस इन थाउजेंड, यू हैव टू फॉलो दैट. रुपीस इन थाउजेंड लिखो. शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस एवरीबडी? 1250. सामने आएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल इज 1500. लॉन्ग टर्म बोरोइंग अकाउंट में भी आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1040 एंड लाइकवाइज 2 बैलेंस कैरिड डाउन 1110. ट्रांजैक्शन नंबर ए I believe is very simple. An amount of 250 was raised from issue of share capital. What do I write in share capital? By cash or bank or by bank account. So by cash or bank will be 250. This will be issue of shares. थोड़ा खाली रिजर्व्स में जाके प्लीज सिक्योरिटी प्रीमियम को चेक कर लेना. डोंट बी कॉम्प्लेसेंट. है क्या कुछ शेयर इसमें रिजर्व में है क्या? नहीं. इज देयर एनी सिक्योरिटी प्रीमियम? सी रिजर्व्स दिया रहेगा तो इग्नोर करो. अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है ना, बस तो खत्म. बोलो दिस 250 एवरीबडी. द सेकेंड इफेक्ट विल बी फाइनेंसिंग इनफ्लो. सो राइट डाउन इश्यू ऑफ शेयर सेट पार. थोड़ा स्पीड करेंगे प्लीज.
सो इश्यू ऑफ शेयर सेट पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा 250. आई थिंक शेयर कैपिटल टैली हो रहा है. अगर आपको ओरली ये समझ में आ गया कि शेयर कैपिटल टैली हो रहा है तो 2 मिनट बच जाएगा. कौन सा 2 मिनट? शेयर कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है, टैली हो रहा है. ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस इज 250. सो वी कुड हैव इग्नोर्ड दिस अकाउंट. चलो नेक्स्ट क्या दिया है? अ फर्दर 250 was raised from long term borrowing. बोलो एवरीबडी. बाय बैंक अकाउंट और बाय कैश और बैंक 250. और ये 250 का सेकेंड इफेक्ट अगेन विल बी फाइनेंसिंग इनफ्लो. सो राइट डाउन लॉन्ग टर्म डेट टेकन. फाइनेंसिंग में आएगा लॉन्ग टर्म डेट टेकन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेकन, दैट इज 250. ये अकाउंट को क्लोज करो. ये टैली नहीं होगा. 180 का डिफरेंस है डेबिट साइड पे. तो ये जो 180 मतलब अपन ने क्या किया? रीपे कर दिया ऑब्वियसली. सो 2 कैश और बैंक अकाउंट 180 का डिफरेंस आया. और इस 180 का सेकेंड इफेक्ट फाइनेंसिंग आउटफ्लो. सो देयर यू विल राइट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यह तुम्हारा फाइनेंसिंग आउटफ्लो है. सो नेगेटिव फिगर. एडजस्टमेंट नंबर बी पढ़ के क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट. उसके कनेक्टेड बैलेंस शीट में क्या है? इंटरेस्ट पेएबल है. एग्जैक्टली. सो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट is the account that you will prepare. अब लायबिलिटी साइड में इंटरेस्ट पेएबल को चेक करो. हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस? व्हाट डू आई राइट? इज इट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? नो वे. दिस इज आउटस्टैंडिंग. दिस इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ लास्ट ईयर. इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए you will have to pass one journal entry. Anybody knows this? Interest payable account debit to interest expense account. So in interest expense account it will be by interest payable. उसका ओपनिंग बैलेंस है आपका 100 रुपीज. वैसे ही सामने आएगा टू interest payable. The closing balance everybody is 230. अब देखो एडजस्टमेंट बी में क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट एक्सपेंस वॉज 400 out of which 170 was paid during the year. 100 relating to interest expense of the prior period was also paid during the year. I have a very simple question. How much interest altogether paid during the year? 270. क्या लिखूं? 2 cash or bank. Do you agree? So 2 cash or bank account आपने क्या पे किया? 100 रुपीज लास्ट ईयर का. ये कौन सा 100 है? ये वाला 100 देख, क्रेडिट में जो है ना 100, वही तो पे किया रहेगा. बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, सो इट इज पेड इन द करंट ईयर. प्लस इन्होंने 170 पे किया, मतलब 270 का इंटरेस्ट पे कर दिया. कैन यू टेल मी ये 270 का नेक्स्ट इफेक्ट किधर आएगा? फाइनेंसिंग आउटफ्लो. सो वहां पे लिखोगे इंटरेस्ट पेड. फाइनेंसिंग आउटफ्लो में आएगा इंटरेस्ट पेड, ब्रैकेट में आएगा 270. श्योरली इस अकाउंट में
400 का ही डिफरेंस आएगा. एनीबडी, ये 400 क्या है? By what should I write? P&L account. Because what is this 400? Is the interest expense of the current year. मुझे बता सकते हो ये 400 रुपया करेक्ट है कि नहीं? या दो जगह पे वेरीफाई कर सकते हो. एक तो P&L में इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 रहेगा. दूसरा एनीबडी, एडजस्टमेंट बी में फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंस वॉस 400. सो इधर भी 400 दिया है, पीछे P&L में भी 400 दिया हुआ है. सो दिस इज योर इंटरेस्ट एक्सपेंस 400. अब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाओ. सोच समझ के आंसर देना. सुनो तो सही, सोच समझ के आंसर देना. ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैं स्टार्ट कहां से करूं? नेट प्रॉफिट. दैट इज रॉन्ग. देख, P&L अकाउंट दिया है ना, तो मेरे को रिवर्स में ऐड वगैरह करने की क्या जरूरत है? बिठा बिठाया PL अकाउंट दिया हुआ है. सो PL अकाउंट में देखो, सबसे पहले एक नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है 3230. कैन आई टेक दैट? वाई? बिकॉज वो आफ्टर टैक्स है. फालतू में आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करोगे, फिर प्रोविजन ऐड बैक करोगे तो बिफोर टैक्स आएगा. फिर बिफोर टैक्स में से एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकालोगे, बिकॉज एज पर AS3 एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को अलग से दिखाना है. अरे पर ऐसा करने की जरूरत कब होती है? जब P&L नहीं दिया रहेगा. अब P&L दिया है तो मेरे काम का कौन सा नेट प्रॉफिट है? बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो डायरेक्टली उधर से ही मैं स्टार्ट करेगा. सो राइट डाउन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. हाउ मच इज दैट एवरीबडी? 3350 लिखा. फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो एडजस्टमेंट्स फॉर. बोलो व्हाट अबाउट दिस 400? एनीबडी? नहीं, क्या करूं? ऐड बैक. क्यों? पहले माइनस किया था एंड दिस इज रिलेटिंग टू. आई नो नॉन ऑपरेटिंग इज अ वेरी सेफ आंसर. आई वुड लव इफ यू टेल मी इन्वेस्टिंग के फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो ऐड बैक करो. इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 को आप ऐड बैक करोगे. ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर बी. एडजस्टमेंट सी एवरीबडी, डिविडेंड पेड 1200. रिलैक्स, तुम लोग मैजिशियंस हो और मैं ह्यूमन बीइंग. सबसे पहले कहाँ देखना पड़ता है? डिविडेंड पेड. फर्स्ट यू चेक कि P&L स्टेटमेंट में कहीं डिविडेंड है कि नहीं है. See, there is no buzzer round number 1, nor there is any hurry. Because you are not willing to think, you want me to go fast mechanically. ऐसे वाले सम में बुरी तरह कोलैप्स हो जाओगे एग्जाम में. ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो. डिविडेंड इनकम और डिविडेंड पेड, क्या ये दो कोई भी तरीके से कनेक्टेड है? तो फिर यार ये जो डिविडेंड पेड है ये किसके ऊपर होता है? शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल रहता है लायबिलिटी साइड पे. ये जो डिविडेंड इनकम है वो किसके ऊपर होता है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर. वो एसेट साइड में है. या ये मेरे कंपनी के शेयर्स का डिविडेंड है तो मैं पे करेगा, और मैंने अगर किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा तो वो डिविडेंड इनकम है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है. आई रिपीट माय क्वेश्चन. डिविडेंड पेड अगर P&L में दिया होता देन इट इज अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में दिया रहेगा. आप कहीं और ढूंढ रहे हो. whereas the dividend that you pay
on your share capital is appropriation out of profit. Actually appropriation PNL में देना ही नहीं चाहिए, because as per schedule 3 format appropriations are shown directly under the head reserves and surplus. हमने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट चैप्टर में किए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम ये है कि ये 15 साल पहले का प्रॉब्लम भी रिपीट करके तुमको दोबारा पूछेगा। और 15 साल पहले अप्रोप्रिएशन रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं आता था, अप्रोप्रिएशन पीएनएल स्टेटमेंट में आता था। सो कोई भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेने का, चेक करो डिविडेंड अब पीएन में दिया है, आंसर इज नो। अब सेकंड मुझे वेरीफाई करना है लायबिलिटी साइड, कि भाई कहीं लायबिलिटी साइड में चेक करो डिविडेंड पेएबल करके कोई तो भी अकाउंट दिया है क्या? नहीं दिया है। व्हाट डज दिस मीन? ये जो डिविडेंड है 1200 का जो पे किया है, मतलब एक्चुअली 12 लाख का, ये क्या है? That is wrong. Wait, why this is wrong? Anybody can tell? This is, he is telling this was proposed in the last year and paid in the current year. Exactly. अगर बेटा ये लास्ट ईयर प्रपोज किया रहता तो तेरे को लायबिलिटी साइड में डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस दिखना चाहिए। इन्होंने ये लास्ट ईयर प्रपोज क्यों नहीं किया था, कोई बता सकता है? वाई लास्ट ईयर का ये 1200 इन्होंने क्यों बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया रहेगा? क्योंकि they would have proposed the dividend after the balance sheet date, so they would have applied the provisions of AS4 as per which the dividend which is declared after balance sheet date but before approval of financial statement, this is never recorded in balance sheet, it appears as a footnote. This could be reason number one. There is one more possibility. Can anybody think कि ये 1200 का डिविडेंड इन्होंने लास्ट ईयर में क्यों रिकॉर्ड नहीं किया था? There is one more reason for that. Okay, I will answer. Maybe ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है ही नहीं, maybe ये करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड है, because I don't know it is which one. करंट ईयर का जो इंटरिम डिविडेंड है, that interim dividend of the current year is declared and paid both in the current year, so वो बैलेंस शीट में नहीं है। तो या तो ये लास्ट ईयर का डिविडेंड है जो लास्ट ईयर प्रपोज नहीं हुआ था, या तो ये करंट ईयर का डिविडेंड है। कुछ भी रहेगा, दोनों में से फर्क कुछ नहीं पड़ता। वेदर ये लास्ट ईयर का है क्या करंट ईयर का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दो ट्रांजैक्शन तो वही रहने वाला है। दिस इज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर और लास्ट ईयर, बट इट इज प्रपोज्ड in the current year, it is also paid in the current year. एडजस्टमेंट में सिर्फ डिविडेंड पेड दिया है, लेकिन आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये प्रपोज कब किया था। क्या ये लास्ट ईयर में प्रपोज किया था कि ये करंट ईयर में प्रपोज किया है? डेफिनेटली ये लास्ट ईयर में प्रपोज नहीं किया है, क्योंकि लास्ट ईयर प्रपोज किया रहता तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा, जो नहीं दिया है। सो आई कंक्लूड दिस डिविडेंड इज प्रपोज्ड इन द करंट ईयर। प्रपोज्ड का इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप डिविडेंड को प्रपोज करते हो तो आपके जो रिजर्व्स होते हैं, आपका जो प्रॉफिट होता है, वो आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और दूसरी साइड पे आप उसी डिविडेंड को पे कर दोगे तो आपका कैश और बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी ledger account that I am supposed to prepare for this adjustment number C? No. Are you sure? TDS इसमें किधर है बेटा? वो नेक्स्ट में है। हम अभी तक C में अटके हुए हैं।
जबकि you have gone to D. You are very fast, I am very slow. This is world known fact. इसमें कोई डिबेट नहीं है. Anybody? Obviously. Can we make? नहीं, we have to make reserve. क्योंकि रिजर्व में से ही तो डिविडेंड दिया रहेगा, वरना डिविडेंड दिया किधर से मुझे बता. तुम अगर रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर नहीं करोगे तो डिविडेंड प्रपोज का एंट्री कौन से अकाउंट में पास करोगे? मे आई नो दैट? डिविडेंड अगर प्रपोज करोगे तो कोई ना कोई रिजर्व तो कम होएगा कि उसमें डाउट है? एक्चुअली डिविडेंड के लिए कौन सा रिजर्व कम होएगा? इस बार तो ब्रेकअप ही नहीं दिया है. इन्होंने सारे रिजर्व से सारे सरप्लस को कंबाइंड करके एक कॉमन हेड दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस. लेकिन समझो आपको जनरल रिजर्व अलग से दिया रहेगा, कैपिटल रिजर्व अलग से दिया रहेगा, पीएल अकाउंट अलग से दिया रहेगा. सो कैन यू टेल मी रिजर्व इसको डिविडेंड प्रपोज का एंट्री एक्चुअली कौन से अकाउंट में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑब्वियसली, बिकॉज डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन आउट ऑफ current profits. It is not given out of accumulated profits of past few years. Can you tell me what is given out of accumulated profits of past few years? Bonus, obviously. यार मतलब अब मैं बोनस रिवाइज नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा हो जाएगा. बट अगर आपको बोनस थोड़ा बहुत याद रहेगा, बोनस शेयर्स आर ऑलवेज गिवन आउट ऑफ accumulated reserves of past few years, whereas dividend is generally given out of current year profit. Generally, there are exceptions to that. कभी कभी तुम्हारा करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है, then you can give dividend out of general reserve of past years subject to certain conditions. And those conditions and the practical problems you will learn in your law subject. लॉ में वो सारे बहुत सारे प्रॉब्लम है एक चैप्टर में कि भाई करंट ईयर का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है. सो एम आई अलाउड टू यूज द general reserve which is accumulated profit of past? Answer is yes, but there is dividend declaration rules और उसमें कुछ 2-3 कंडीशन दिया हुआ है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं then in exceptional cases companies are allowed to use the general reserve of past years. So that is exception. I'm not talking much on that बिकॉज आप वैसे भी लॉ में ये सब डिटेल में सीखने वाले हो. व्हाट आई एम राइट नाउ टॉकिंग इज जनरली डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, बट बैलेंस शीट में सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस. व्हाट इज सरप्लस? एनीबडी रिकलेक्ट्स? P&L अकाउंट. सो सारे रिजर्व्स सारे सरप्लस कंबाइंड करके एक साथ दिए हुए हैं. मतलब आपका जो P&L अकाउंट है वो P&L अकाउंट भी उसी के अंदर रहेगा. तो आपको रिजर्व का अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप डिविडेंड का इफेक्ट एक ही दे पाओगे, रिजर्व में से कम नहीं करोगे, डायरेक्ट पे कर दोगे. इट मीन्स द डिविडेंड वाज प्रपोज्ड इन द लास्ट ईयर, बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज अगर लास्ट ईयर प्रपोज किया रहता तो लायबिलिटी साइड पे दिया रहेगा. So the conclusion is this dividend is proposed in the current year. In fact अगर आपको याद रहेगा तो ये अप्रोप्रिएशन है, इसको एड बैक करना पड़ता है, लेकिन अपन इसको एड बैक क्यों नहीं कर रहे हैं? एनीबडी कैन टेल? बिकॉज वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. मुझे एक बात बताओ, समझो इसी प्रॉब्लम में पीएल नहीं दिया है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल में पूरा उड़ा देता हूं, तो तुम क्या करोगे मालूम है? यू विल हैव टू स्टार्ट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी विथ व्हाट? एनीबडी? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ व्हाट? पीएनएल तो बेटा अलग से दिया ही नहीं है, वो पीएनएल तेरा रिजर्व के अंदर ही घुसा पड़ा है. तो तू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल से स्टार्ट नहीं करेगी. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व, एड अप्रोप्रिएशन. उस एड अप्रोप्रिएशन में तुम्हें ये डिविडेंड लिखना पड़ेगा अगर पीएनएल नहीं दिया रहता. बट अभी तो पीएनएल दिया है,
तो मैं ये सब गधा मजूरी क्यों करेगा? आई डायरेक्टली स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको रिजर्व का अकाउंट प्रिपेयर करके उसमें इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। क्यों पता है? बिकॉज आई डोंट नो कि रिजर्व में कुछ मिसिंग फिगर है कि नहीं है। हो सकता है रिजर्व में कोई मिसिंग फिगर नहीं निकलेगा, हो सकता है टैली हो जाएगा, बट आई रियली डोंट नो। यू कैन टेक अ चांस, क्योंकि किसी भी नॉन करंट अकाउंट में अगर एक भी रुपए का डिफरेंस रह गया, योर कैश फ्लो विल नेवर टैली। रिजर्व इज अ नॉन करंट अकाउंट, सो यू कैन टेक अ चांस। कोई बता सकता है रिजर्व में और एक क्या ट्रांजैक्शन है जो हो सकता है अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड? श्योरली देयर आर टू ट्रांजैक्शन। ट्रांसफर ऑफ व्हाट? अरे बेटा, पीएनएल टू रिजर्व दोनों उस रिजर्व के अंदर ही है, प्लीज अंडरस्टैंड। पीएनएल टू रिजर्व का ट्रांजैक्शन नहीं आ सकता इस प्रॉब्लम में, क्योंकि इस प्रॉब्लम में आपको रिजर्व और पीएनएल अलग से किधर दिया है, दोनों मर्ज करके दिया है। तो किधर से किधर ट्रांसफर करोगे? रिजर्व में से ही रिजर्व में ट्रांसफर होगा। सो अपन एक काम करते हैं, लेट अस प्रिपेयर रिजर्व अकाउंट, फिर तुम्हें शायद मेरा क्वेश्चन समझ में आएगा। प्लीज प्रिपेयर रिजर्व अकाउंट, इट इज वन ऑफ द नॉन करंट अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड नहीं आ सकता बेटा, बिकॉज डिविडेंड रिसीव्ड इज योर सन्ड्री इनकम, जो पीएनएल के क्रेडिट में रहेगा, उसी के बाद तुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा। द नेट प्रॉफिट इज डिटरमाइंड आफ्टर कंसिडरिंग डिविडेंड इनकम। एग्जैक्टली, दिस इज सो सिंपल यार। जो नेट प्रॉफिट है पीएल में, वो भी तो रिजर्व के अंदर ही जाएगा ना, बिकॉज आपका पीएल अकाउंट भी तो रिजर्व के अंदर ही है। सी अंडरस्टैंड, उन्होंने जो आपको रिजर्व दिया है ना, वो सारे रिजर्व और सारा पीएल अकाउंट पूरा मर्ज करके दिया हुआ है। तो तुमको देख पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, देखो तुमको पीएल 3230, वो कहाँ गया? बैलेंस शीट में किधर तो गया रहेगा, तो रिजर्व में गया रहेगा। एग्जैक्टली, सो प्रिपेयर रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट में लिखो, मतलब एक्चुअली ये अकाउंट कौन सा है मालूम है? दिस इज द अकाउंट ऑफ, दिस इज द अकाउंट ऑफ ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस। सरप्लस इज ऑब्वियसली योर पीएनएल अकाउंट। तो सारे के सारे रिजर्व, ऑल रिजर्व मतलब आपको अगर याद रहेगा तो दो टाइप के रिजर्व है, डिविजिबल प्रॉफिट्स, नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। सारे के सारे रिजर्व प्लस पीएनएल अकाउंट सरप्लस, ये सब कुछ एक ही अकाउंट के अंदर आ गया, दैट इज रिजर्व्स अकाउंट। राइट द ओपनिंग बैलेंस प्लीज। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1380 इज द ओपनिंग बैलेंस, और सामने आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, द क्लोजिंग बैलेंस इज 3410। Can you tell me now, you're proposing the dividend, so what will happen to your reserves? कम हो जाएगा। सो कौन सी साइड पे लिखूं? डेबिट साइड पे। सो राइट डाउन प्लीज टू प्रपोज्ड डिविडेंड। कितना डिविडेंड आपने प्रपोज किया है? 1200। 1200 प्रपोज किया और 1200 पे कर दिया, तो ये प्रपोज का इफेक्ट आ गया, रिजर्व कम हो गया, सो 1200 इधर आ गया। बोलो डिविडेंड पेड एवरीबॉडी इज व्हाट? फाइनेंसिंग आउटफ्लो। सो वहां पे जाके लिखो डिविडेंड पेड। फाइनेंसिंग आउटफ्लो में आएगा डिविडेंड पेड, और इसका अमाउंट आएगा 1200। ये ब्रैकेट में आएगा नेगेटिव फिगर है डिविडेंड पेड। अब आप देखो इस अकाउंट में और एक चीज आपको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट। कैन यू टेल मी, नेट प्रॉफिट अगर ट्रांसफर करोगे सो योर रिजर्व्स बैलेंस विल इंक्रीज। सो विच साइड विल इट कम? क्रेडिट साइड में आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑब्वियसली दैट इज आफ्टर टैक्स, दैट इज 3230। अब अगर रिजर्व अकाउंट में समझो डिफरेंस आया है, नहीं डिफरेंस, लेकिन अगर डिफरेंस आता, सो एनीबडी कैन टेल मी, अगर फिर भी रिजर्व अकाउंट में
डिफरेंस आता, ये तो लकीली टैली हो गया. Then there is only one transaction which is possible, and that transaction is bonus shares given to the equity shareholders. क्योंकि ये PL to जनरल रिजर्व नहीं हो सकता. कोई बताएगा PL to जनरल रिजर्व क्यों नहीं हो सकता? यार दोनों मर्ज करके दिया हुआ है, तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है. हो सकता है इस प्रॉब्लम में शेयर कैपिटल में कुछ डिफरेंस आएगा. मतलब एग्जामिनर क्या करेगा, एक साइड पे तुमको शेयर कैपिटल में 200 का डिफरेंस देगा, दूसरी साइड पे रिजर्व में 200 का डिफरेंस देगा. समझ जाने का, ये लोग ने कुछ तो भी बोनस शेयर्स दिया है. आपका जर्नल एंट्री आ जाएगा, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. दिस इज नॉन कैश ट्रांजैक्शन, एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस आर नेवर शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वन, D is a very important one. Tax deducted at source on dividend received, which is included in the tax expense of 300 for the year, amounted to 40 rupees. अब इसमें मुझे दो चीज दिखाई दे रही है. पहली बार तो मैं जब एज ए स्टूडेंट पढ़ूंगा तो दिमाग चक्री खा जाएगा कि ये बोल क्या रहा है, पर ध्यान से शांति से देखोगे तो आपको इसमें एक इनकम नजर आएगा. कैन यू टेल मी विच इनकम इज इट टॉकिंग अबाउट? डिविडेंड इनकम. पीएनएल में जाके चेक करो कि आपका डिविडेंड इनकम है कितना? 200. अब मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना. यू वुड हैव रिसीव्ड डिविडेंड इनकम. काय के लिए डिविडेंड इनकम मिलता है? क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया रहेगा in shares of some other company. Now please listen to my question carefully. Dividend income is 200. So my question is, how much dividend we must have actually from cash flow point of view received? Have we received entire 200 rupees or no? क्योंकि आपको मालूम है कंपनी डिविडेंड देते टाइम क्या करता है? टीडीएस काट डालता है. तो इन्होंने कितना टीडीएस काटा हुआ है? 40 का टीडीएस काटा हुआ है. मतलब तुमने डिविडेंड रिसीव कितना किया? 160. Now my question is, how much will be treated as your income while preparing your profit and loss account statement? 200 और 160. मतलब आपका, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो बहुत सिंपल एंट्री आएगा. बैंक अकाउंट डेबिट विल बी हाउ मच एवरीबॉडी? नो, ओनली 160. और उन्होंने हमारा जो टीडीएस काटा, वो टीडीएस इनडायरेक्टली कहना इसे, मैंने 40 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स पे किया. एक्चुअली पे किसने किया? कंपनी ने. कंपनी ने मेरा इनकम में से 40 रुपया काट दिया और कंपनी ने वो 40 रुपया गवर्नमेंट को पे कर दिया ऑन माय बिहाफ. इज एज गुड एज आई हैव पेड द इनकम टैक्स ऑफ 40. तो आपने इनकम टैक्स 40 पे किया रहेगा. कौन सा अकाउंट में, इसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन आपने 40 रुपए का, वापस मैं 5 मिनट बोलूंगा, सो इट्स ऑफ नो यूज नाउ. सो बैंक अकाउंट डेबिट 160, टैक्स आपने पे किया 40 रुपए का. टू व्हाट एवरीबॉडी? टू डिविडेंड इनकम अकाउंट. और ये डिविडेंड इनकम इवेंचुअली कौन से अकाउंट में जाएगा? पीएनएल अकाउंट में 200 रुपया. व्हाट इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि पीएनएल अकाउंट में जो डिविडेंड इनकम है ये हमेशा ग्रॉस फिगर होता है, बिफोर टीडीएस का फिगर होता है. इट इज लाइक मैंने 200 रुपए का डिविडेंड रिसीव किया और मैंने गवर्नमेंट को 40 रुपए का टैक्स पे किया. ये दो अलग ट्रांजैक्शन है. सो प्लीज रिमेंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो 200 रुपया दिया है वो 200 रुपया क्या है? व्हाट इज दैट 200 रुपीज?
That 200 is always before TDS. Please remember, it is always gross figure and that is 200. So your dividend income is 200. My next question to you, dividend income का मुझे कोई लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चेक करना चाहिए कि कुछ डिविडेंड रिसीवेबल टाइप कोई अकाउंट तो नहीं है, नहीं है, मतलब नो नीड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट। चलो अब मुझे फर्स्ट इफेक्ट इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देना है। क्या करोगे? लेस। कितना लेस करोगे? 200। सो लिखो वहां पे डिविडेंड इनकम, लिखो वहां पे डिविडेंड इनकम, और वो कितना आएगा एवरीबॉडी? 200। 200 नेगेटिव आएगा। अब इसका मुझे नेक्स्ट इफेक्ट देना है। नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इन्वेस्टिंग इनफ्लो, हाउ मच? ओनली 160, क्योंकि 40 रुपए का मैंने टैक्स पे कर दिया। तो प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। डिविडेंड इनकम रिसीव्ड करके पहले पर्टिकुलर्स कॉलम में 200 रुपया दिखा दो। नेक्स्ट लाइन में लिखो लेस टीडीएस, उसको माइनस करो 40 पर्टिकुलर्स कॉलम में। अब जब आप इनर कॉलम में जाते हो, सेकंड के लिए सोचने का, इज इट इनफ्लो और आउटफ्लो? इनफ्लो। सो पॉजिटिव फिगर आएगा 160। यहां तक क्लियर है? नाउ प्लीज प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लायबिलिटी साइड में एक इनकम टैक्स पेबल करके अकाउंट है, वो इसके कनेक्टेड है, तो ये मुझे साथ में प्रिपेयर करना पड़ेगा। इनकम टैक्स पेबल अकाउंट करके प्रिपेयर करो एवरीबॉडी। अब ये जो इनकम टैक्स पेबल है, ऑब्वियसली उसका क्रेडिट बैलेंस है, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस एवरीबॉडी? 1000। सामने क्लोजिंग बैलेंस है 2, बैलेंस कैरिड डाउन 400। तुम्हारे स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाके प्रोविजन फॉर टैक्स चेक करो, इन्होंने करंट ईयर में कितना प्रोविजन क्रिएट किया है, इसको चेक करो। 300। डू यू एग्री? सो वो 300 जो आपको पीएनएल में दिया है, दैट इज द प्रोविजन फॉर टैक्स created in the current year. Can you tell me in this account what should I write? By PNL. So by PNL आएगा 300। ये 300 का सेकेंड इफेक्ट क्यों नहीं आएगा? ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड इफेक्ट कभी आता है? अगर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखोगे तो उसमें प्रोविजन को ऐड बैक करोगे, बट वो तो ऑलरेडी ऐड बैक हो चुका है। अब आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे तो आपको 900 रुपए का डिफरेंस आएगा। दिस विल बी इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। नाउ कम्स द की क्वेश्चन, ये 900 रुपए का इफेक्ट किधर आएगा? नीचे एकदम। कितना आएगा? क्यों मालूम है? मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। आई विल एक्सप्लेन, इट्स वेरी सिंपल। डिविडेंड इनकम 200 था, वो 200 का दो इफेक्ट किधर है मुझे बताओ? एक तुमने उधर से लेस किया और दूसरा इन्वेस्टिंग में इनर कॉलम में 200 लिखा, तो ये 200 का इफेक्ट हो गया। तो वो जो 40 रुपया जो टैक्स पे किया है वो यही तो है। जो 900 रुपया पे किया है वो पूरा का पूरा 900 इस बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। कैन यू टेल मी आउट ऑफ 900 हाउ मच इज द ऑपरेटिंग? ओनली 860, बिकॉज रिमेनिंग 40 तो आप ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा चुके हो। तो नीचे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब भी लिखोगे ना, नीचे पेंसिल से like 900 minus 40, what you will write is only
860, मतलब मैंने पूरा टैक्स पे किया 900, मतलब 9 लाख, उसमें कोई डाउट नहीं है. बट आउट ऑफ 900, 40 is the income tax paid on my dividend income which is investing activity. मतलब मुझे फाइंड करना पड़ेगा how much is the income tax paid by me on operating activity. मुझे ऑपरेटिंग में जो भी इनकम हुआ रहेगा उस पे मैंने कितना इनकम टैक्स पे किया रहेगा. एंड द आंसर इज एवरीबॉडी 860. सो दैट वाज योर एडजस्टमेंट नंबर डी. किसी को कुछ पूछना है 2 मिनट देख लो. इफ यू हैव एनी क्वेरी कैन प्लीज आस्क. आप वो एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसमें क्या दिया मालूम है कि ये जो 40 रुपीज का टैक्स है ना, ये 40 रुपीज का टैक्स ये 300 के अंदर इंक्लूडेड है, क्लियरली दिया हुआ है. हेलो, मतलब आपने जो 300 का प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है ना उसके अंदर 40 इंक्लूडेड है. और अगर उसके अंदर इंक्लूडेड है तो ये 900 में भी इंक्लूडेड ही आएगा. या दूसरा तरीका क्या है मालूम है, ये 300 में से मैं 40 माइनस कर देगा. अगर 300 में से 40 माइनस करूंगा ना तो उधर कितना आएगा, 260 आएगा. उधर अगर 260 आया तो इधर आपको 860 मिलेगा डायरेक्ट. दूसरा तरीका वो है करने का, बिकॉज एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ोगे क्लियरली दिया हुआ है. दिस 40 रुपीज इज इंक्लूडेड इन द टैक्स एक्सपेंस ऑफ 300 विच इज देयर इन द पीएल अकाउंट. तो भी अंडरस्टूड है बेटा. मैं जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन माई ऑल इनकम्स, वेदर इट इज ऑपरेटिंग इनकम और इट इज इन्वेस्टिंग इनकम. उससे क्या फर्क पड़ेगा. जब मैं मेरे बुक्स में आई डोंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एक्टिविटी वाइज. मैं जब भी कंपनी फाइनल अकाउंट करेगा तो सारी कंपनी की जो भी एक्टिविटीज रहेगी उस एक्टिविटी में जो भी इनकम हुआ रहेगा उसके ऊपर जो भी मेरा एस्टिमेटेड इनकम टैक्स पेएबल रहेगा उसका मैं प्रोविजन क्रिएट करेगा. मतलब ये अगर नहीं भी दिया रहेगा देन ऑल्सो इट इज प्रिटी ऑब्वियस फॉर मी. क्लियर एवरीबडी. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एडजस्टमेंट ई. कैन यू टेल मी ई एंड एफ, ये दोनों में 3 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे. ये सिंपल है, अपन ने बहुत बार किया हुआ. विच 3 अकाउंट? फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, और चौथा सेल का वर्किंग. सो प्लीज डू दैट. तो आपका नेक्स्ट वर्किंग हो जाएगा प्लीज. It will be fixed asset account. प्लांट अकाउंट नहीं है, फिक्स्ड एसेट है. प्लांट डिस्पोजल, करेक्ट, क्योंकि जो बेचा है वो प्लांट है. सो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाओगे, एट कॉस्ट आ जाएगा. सेकंड आपका प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट हो जाएगा. लेकिन थर्ड अकाउंट का नाम आएगा प्लांट डिस्पोजल अकाउंट. उसके बाद तुम सेल ऑफ प्लांट का एक ब्लैंक वर्किंग रेडी कर दोगे. सेल ऑफ प्लांट का पार्शियल वर्किंग आएगा कि फुल? ऑब्वियसली फुल आएगा. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्री इज WDV माइनस नेट सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. क्विकली बताओ नंबर 1 किधर है? कॉस्ट पे. नंबर 2 प्रोविजन. WDV पे आएगा क्या? नहीं आएगा. 3 विल बी सेल्स वैल्यू, 4th इज समथिंग ऑन सेल. चलो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. उल्टा देखना है अपने को. 1910 इज द ओरिजिनल कॉस्ट. सामने आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2180. प्रोविजन अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच एनीबडी? ध्यान से देखना, बहुत खिचड़ी पका के रखा है इन्होंने. 1060 एंड 2 बैलेंस कैरिड डाउन. द क्लोजिंग बैलेंस इज 1450. चलो ई तो बहुत सिंपल है. एनीबडी? बाय कैश और बैंक, आर यू श्योर? परचेस किया है ना फिक्स्ड एसेट, तो 2 कैश और बैंक अकाउंट.
सो आपने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, 2 कैश और बैंक आएगा 350। बोलो 350 का नेक्स्ट इफेक्ट, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, आउटफ्लो। इट्स ओके, काम डाउन, इट्स ओके। फिक्स्ड एसेट है, ऑल ऑफ यू नो इट इज इन्वेस्टिंग, और परचेज किया तो पैसा जाता है। ऐसे प्रॉब्लम में कभी कभी दिमाग गुम जाता है, आई नो दैट, या सो आई एम ट्राइंग टू गो एज स्लो एज आई कैन। सो राइट डाउन इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट नेगेटिव 350 आ जाएगा। चल यार सेल का वर्किंग करते हैं। सेल का वर्किंग में ओरिजिनल कॉस्ट इज 80, एक्यूमुलेटेड डेप्रीज 60, सो WDV 20, ही इज अ गुड बॉय, तो 20 वाला 20 में बेचा, सो नो प्रॉफिट और लॉस। फिर नंबर 4 को कट कर देने का, कोई प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है। चलो ओरिजिनल कॉस्ट 80, बोलो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट योर ओरिजिनल कॉस्ट इज ₹80। नीचे डिस्पोजल अकाउंट में लिख दो टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 80। बोलो सेकेंड है आपका एक प्रोविजन अकाउंट में क्या लिख, टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट ₹60। नीचे डिस्पोजल अकाउंट में आएगा बाय प्रोविजन ₹60, और डिस्पोजल अकाउंट में ही आएगा बाय कैश और बैंक 20। डिस्पोजल अकाउंट को क्लोज कर दो। ये क्यों टैली हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। एंड टेल मी सेल ऑफ प्लांट का इफेक्ट, आराम से, इन्वेस्टिंग इनफ्लो। सो इन्वेस्टिंग इनफ्लो में आएगा सेल ऑफ प्लांट, इन्वेस्टिंग इनफ्लो में आएगा सेल ऑफ प्लांट, दैट इज हाउ मच, 20 आएगा पॉजिटिव। बस हो गया, डिस्पोजल अकाउंट टैली हो गया। प्रोविजन अकाउंट का डेबिट साइड हमेशा ज्यादा आता है। एनीबॉडी डिफरेंस, व्हाट मस्ट बी दैट, कैन आई वेरीफाई, वेयर, P&L में जाके चेक करो, उधर डेप्रिसिएशन 450 होना ही चाहिए। सो बाय P&L अकाउंट डेप्रिसिएशन 450 आया। ये इसको आप ऐड बैक करोगे, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 450, अप्रोप्रिएशन नहीं है, एडजस्टमेंट्स में आएगा। और फिक्स्ड एसेट अकाउंट आई थिंक टैली हो रहा है, इज इट, नो डिफरेंस ना, टैली हो रहा है क्योंकि परचेस भी दिया है, सेल भी दिया है, सो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस अकाउंट विल टैली। जी वाला ट्रांजैक्शन तुम ही पढ़ लो प्लीज एंड टेल मी व्हाट टू डू। एड बैक करना पड़ेगा, क्यों, नॉन कैश आइटम, एग्जैक्टली, व्हाट इज दिस पता है ना, सो यू डन इट इन डिटेल, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू इट बिकॉज लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। टू टीचर्स लैंग्वेज कैन बी डिफरेंट, बट यू नो दैट कि आप क्या करते हो, फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता रहता है। सो जब एंड ऑफ द ईयर आएगा तो तुम क्या करोगे, या तो प्रॉफिट बुक करते हो या तो लॉस बुक करते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई फॉरेन एक्सचेंज आपका जो फॉरेन करेंसी रहेगा उसके भाव में क्या हुआ है। और बाय द वे ये लॉस किसके ऊपर हुआ है, मत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, कैश इक्विवेलेंट, उसमें ये लॉस हुआ है। तो पहले तो इसको ऐड बैक कर दो। सो फॉरेन एक्सचेंज लॉस करके आप इसको ऐड बैक कर दो। हाउ मच इज इट फॉरेन एक्सचेंज लॉस, 40 को ऐड बैक करो। ये आ गया इसका इफेक्ट नंबर 1। अब सेकंड इफेक्ट बहुत वाइटल है, बिकॉज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो क्लोजिंग वैल्यू है उसके ऊपर फोकस करो। हाउ मच इज अ क्लोजिंग वैल्यू, 670। बस एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट 670, इज इट द
original amount you had invested, or is it after booking the foreign exchange loss? So what must be the original amount? 630. 630 वाला बेटा अगर 670 हो गया रहता तो मुझे फॉरेन एक्सचेंज गेन होता था, लॉस नहीं. ये आपका एसेट है, लायबिलिटी नहीं है. सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में अभी क्या हो रहा है मालूम है, एक एक करके फिर मेरे को बोलना ही पड़ रहा है. वो मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं बोल. आई कैन लीव इट लाइक दैट इन बिटवीन ना. सिर्फ डेटा रहे कि क्रेडिटर है उसके ऊपर डिफरेंट करता है. समझो कोई मेरा एसेट है और फॉरेन करेंसी का भाव बढ़ गया तो मेरे को प्रॉफिट होएगा, लेकिन लायबिलिटी है. मैंने फॉरेन एक्सचेंज में कोई लोन लिया रहेगा और मेरे को वो लोन रीपे करना है. इंशाल्लाह करेंसी का रेट बढ़ गया, डॉलर का भाव पहले 85 था, 85 वाला 90 हो गया, तो जब मैं लोन रीपे करने के लिए जाएगा तो मेरे को 90 के हिसाब से रीपे करना पड़ेगा, तो मुझे लॉस हो जाएगा. तो यहाँ पे लॉस है, प्लीज अंडरस्टैंड. एंड यू आर डीलिंग विद द एसेट, यू आर नॉट डीलिंग विद लायबिलिटी. सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज ए एसेट. सो व्हाट डज दैट मीन? ये एसेट का वैल्यू बढ़ गया था 40 रुपए से कि एसेट का वैल्यू कम हो गया था? कम हो गया था. सो व्हाट मस्ट बी द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट? 710. तो उधर पेंसिल से कट करके 710 लिखो, क्योंकि अगर तुमने 670 लिखा तो तुम्हारा कैश फ्लो टैली नहीं होएगा, उसमें तुमको 40 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा. सो यू विल हैव टू राइट द ओरिजिनल वैल्यू बिफोर डूइंग, क्योंकि आप फॉरेन एक्सचेंज लॉस को रिवर्स कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको दोनों जगह से रिवर्स करना पड़ेगा. खाली पीएल में रिवर्स करोगे लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिवर्स नहीं करोगे तो 40 रुपए का कैश फ्लो में डिफरेंस आ जाएगा. हेलो, इज इट क्लियर? लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एच. बोलो उसका क्या करूं? सच्ची इंपॉर्टेंट मार्क किया, ठीक है. बताओ क्या करूं? सन्ड्री डेटार, इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान दिया. दिव्य ज्ञान समझते हो? सन्ड्री डेटार्स आर रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल and sundry creditor are relating to credit purchase. साले 11th के बच्चे को पूछेगा ना, उसको भी मालूम है ये. But what is he trying to tell? I will tell you. He is trying to tell you कि this debtor and this creditor are relating to operating activity. क्योंकि कोई जरूरी नहीं है. एग्जाम्पल देता हूं, समझो तुमने किसी को लोन दिया रहेगा. He is also your debtor. हेलो, तुमने किसी को लोन दिया रहेगा, सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया. चलो, यू आर द होल्डिंग कंपनी और अपने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया. होल्डिंग हाँ ठीक है, गुस्सा नहीं करो यार, गुस्सा नहीं करो. बिकॉज आई डोंट नो सो आई आस्क. तो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को लोन दिया है. सो टेक्निकली सब्सिडरी कंपनी इज ऑल्सो योर डेटर. या but that is which data? Is it relating to operating activity? No, it is relating to investing activity, financing. देख, today's cash flow का last lecture ऐसे खड़े रहने का. फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा ना तो ये डाबी आंख थी जोवानू. क्या देखने का? शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग. डाबी आंख में लायबिलिटी साइड देखा है અને ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટી તો જમણી આંખથી જોવાનું. दैट इज फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट. लेफ्ट आई से देखना तो लायबिलिटी साइड, राइट आई में एसेट साइड. अब और कोई तरीका नहीं है मेरे पास टू एक्सप्लेन यू. समझ गए? वेरी गुड. या एनीवे, चलो. सो एक इंफॉर्मेशन है तो इस इंफॉर्मेशन को अपन इग्नोर करेंगे. सो दिस इज द एंड ऑफ एवरीबडी, ऑल योर एडजस्टमेंट. अब आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में. एडजस्टमेंट हो गया. अभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल में देखो, क्या सारे वो ट्रांजैक्शन कवर हो गए हैं? कुछ तो भी नहीं हुआ है.
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस को भी रिवर्स करना चाहोगे? क्या आप एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस को रिवर्स करना चाहोगे? देख, ऐसा नहीं होता है कि अगर कुछ दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो करने का है, मतलब वो जो टेम्पटेशन है उसको कंट्रोल करो भाई। सेल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस इज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, उसको मैं क्यों रिवर्स करेगा? मैं कौन सी दो चीजों को रिवर्स करता हूं? एक तो नॉन कैश रॉन्ग है, नॉन कैश रॉन्ग है, बुरी तरह अटक जाओगे। नॉन कैश रिलेटिंग टू नॉन करंट अकाउंट, वरना पता चला कल तुमने बेड डेट को भी रिवर्स कर दिया, वो नॉन कैश है कसम से। तुमने डिस्काउंट अलाउड को रिवर्स कर दिया, वो भी नॉन कैश है। डिस्काउंट रिसीव्ड को रिवर्स कर दिया, वो भी नॉन कैश है, बट दे आर नॉन कैश रिलेटिंग टू करंट अकाउंट। व्हाट यू रिवर्स इज टू थिंग्स, one is non cash relating to non current account, second is non operating, which means either relating to investing activity or financing activity. तो आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को रिवर्स प्लीज नहीं करोगे। एनीथिंग एल्स लेफ्ट? इंटरेस्ट इनकम करके कुछ दिया हुआ है, मिला, उसके रिलेटेड एक अकाउंट भी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल करके अकाउंट है। सो आपका नेक्स्ट अकाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। योर नेक्स्ट अकाउंट इज इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। इसका ओपनिंग बैलेंस चेक करो कितना है, 0। वैसे अगर होता तो ये ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा? बिकॉज ये क्या है, एसेट है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो ये 0 है, एंड देयरफॉर क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे रादर। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसका क्लोजिंग बैलेंस है 100। बोलो अभी पीएल अकाउंट में जो क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट इनकम 300 टू पीएनएल अकाउंट, से यहाँ पे आएगा 2 पीएनएल, 300 का इनकम है आपका, और ये 300 के इनकम का सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? क्या करोगे? लेस करोगे। इंटरेस्ट इनकम 300 को लेस करो। अब आपको 200 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। What must be this? Yes, so by what? Cash or bank. This must be interest actually received. ये लेकिन मेरा इनकम 300 है तो रिसीव 200 क्यों? क्योंकि 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, मतलब 300 में से 100 का आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैंने एक्चुअली रिसीव 200 किया रहेगा। एंड दिस 200 इज, hands up, interest received is on investment, so it is investing activity. I'm so sorry, मेरे को दाईं आंख बाईं आंख करना पड़ रहा है, मतलब कोई तरीके से सबके दिमाग में बैठे। इंटरेस्ट रिसीव्ड पॉजिटिव फिगर ऑफ 200। प्लीज चेक करो आपके पीएनएल में और भी कुछ पेंडिंग है क्या? है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनफ्लो कितना है? 180। क्या करूं? अबे बाद में भूल जाओगे, पेंसिल से लिखो, 180 पेंसिल से लिख के रखो, वरना वो बाद कभी आएगा ही नहीं। चलो अभी बैलेंस शीट गो थ्रू करो। पीएनएल पूरा खत्म हो गया। बैलेंस शीट में एसेट में, बोलो एसेट में फर्स्ट दोनों किधर आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सन्ड्री डेटर इज व्हाट? ऑपरेटिंग करंट एसेट। इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया। इन्वेंटरी इज ऑपरेटिंग करंट एसेट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, सो इग्नोर। न बेचा है न खरीदा है, न कम हुआ न ज्यादा हुआ, मतलब इसके अंदर
कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है, सो इग्नोर करो। फिक्स्ड एसेट हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल हो गया, इनकम टैक्स पेएबल हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया। सो प्लीज गो टू नंबर 1 and find out operating profit before working capital changes. 3740। ये क्या मिला आपको? कोई मुझे ये 3740 डायरेक्टली फाइंड करके दे सकता है क्या? डायरेक्टली पीएनएल में से? यू आर राइट। कैन यू टेल मी पीएनएल में से? यस, बोलो। एनीबडी? यस, डू इट, यू विल गेट। इट्स वेरी इजी। अच्छा, क्या क्या रिवर्स नहीं किया वो बताओ ना, सिंपल भाषा में समझाता हूं। सेल्स को रिवर्स किया क्या? नहीं। क्यों रिवर्स नहीं किया? क्योंकि ऑपरेटिंग है। कॉस्ट ऑफ सेल को रिवर्स किया क्या? नहीं। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट को रिवर्स नहीं किया। और कुछ है जिसको रिवर्स नहीं किया? एडमिन एंड सेलिंग। कांट यू गेट दैट फिगर यार? 3740 कैसे? 4650 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस 910 एडमिन एंड सेलिंग। जो रिवर्स नहीं किया तो उसका डिफरेंस फाइंड करो, सीधा वही तो आएगा। ये मेथड से एग्जाम में मत करना, मार्क्स नहीं देते ये लोग। बट एक्चुअली बहुत सिंपल है। रिवर्स करने की जरूरत ही क्या है? पीएल अकाउंट दिख रहा है, पीएल अकाउंट दिख रहा है तो भी ये लोग रिवर्स मेथड बोलते हैं। जबकि पीएल अकाउंट दिख रहा है तो रिवर्स मेथड की जरूरत ही क्या है? सीधा ही करो ना, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन एक्सपेंस, यू विल गेट द सेम आंसर 3740। चलो इसके बाद अभी कंप्लीट करो तुम लोग। गेट मी CFO। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स, वहां तक प्लीज पहुंच जाओ। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज राइट। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स तक पहुंच जाओ। टू 2550। yes, CFO, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स 2550। लेस लिखो इनकम टैक्स पेड। लेस इनकम टैक्स पेड कितना आएगा? हाउ डिड यू गॉट दैट 860? वो ब्रैकेट में दिखा दो। व्हाट माइनस व्हाट? 900 माइनस 40। सो 900 माइनस 40 करो, सो यू विल गेट 860। अभी भी आउटर कॉलम में नहीं जाएगा। टोटल करो, कितना आया? 1690 आया। एवरीबडी 1690। उसके बाद लिखो एड, बिकॉज वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटफ्लो भी हो सकता है, इनफ्लो भी हो सकता है। ये इनफ्लो है तो ऐड करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऐड करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसको अंडरलाइन करके वो पूरा डायलॉग छाप दो। इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम earthquake disaster settlement. Earthquake disaster settlement is 180. Now it will go in the next line in the outer column. That is how much? 1870. Net cash inflows from operating activities. Net cash inflows from operating activities. $30 आ गया, पॉजिटिव 30। नेट कैश इनफ्लोस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
Net cash inflows from investing activities, negative 1150. Negative 1150. Net cash outflows from financing activities. So you will get the difference of 750, which is positive. So net increase in cash and cash equivalents. Net increase in cash and cash equivalent. You will get 750 positive. फिर तुम्हारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ऑन 1 जनवरी 2016. नहीं, ब्रैकेट में दिखाने का बेटा. 25 प्लस 135 उधर ब्रैकेट में पर्टिकुलर्स कॉलम में दिखाने का. 25 प्लस 135 और आउटर कॉलम में आएगा 160. ये हो जाएगा नंबर 5. और नंबर 6 में cash and cash equivalents on 31st December 2016. उधर ब्रैकेट में 3 फिगर को ऐड करना है आपको. एनीबडी? 3 figures you have to add. 200 plus 670 plus 40. फॉरेन एक्सचेंज लॉस भी एड बैक हो जाएगा. So you'll get 910 and your cash flow statement will tally. थोड़ा स्पीड करेंगे प्लीज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 2.27. छोटे छोटे कुछ एएस बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं. फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं है. अरे बेटा वो जो 13 टाइप किया वो 11 है, ऊपर 10 है. करेक्शन कर लो. इट्स ओके, आपकी कोई गलती नहीं है. आई थॉट तुम लोग को समझ जाएगा कि ऊपर 10 है तो नीचे 11 रहेगा. सो ऐसे वाले प्रॉब्लम 5-5, 4-4 मार्क के लिए आते हैं. वेरी फेमस इन दिस चैप्टर. फुल फ्लेजेड कैश फ्लो नहीं पूछेंगे. कैश फ्लो का एक पार्ट पूछेंगे. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऐसा फुल फ्लेजेड प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज रीड द प्रॉब्लम. थोड़ा स्पीड करना. ये सब अब तुम्हारे लिए इजी होना चाहिए. जिसने फुल प्रॉब्लम किया रहेगा उसके लिए पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इजी होना चाहिए. सो प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 2.27. ध्यान से पढ़ना. देखने में छोटे होते हैं लेकिन ट्रिकी होते हैं. क्या ड्रॉ कर रहा है? इतना बड़ा फॉर्मेट, पहले देख तो ले. क्या पूछा है लास्ट लाइन में? कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. पढ़ लो क्वेश्चन एंड आई थिंक यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम. आई कैन गिव यू 10 minutes. प्लीज गिव मी द आंसर. थोड़ा ध्यान से पढ़ना. So do we need cash flow for 2 pages now? 1 पेज भी बहुत मैक्सिमम, मतलब शायद तो 1 पेज भी यूटिलाइज नहीं होगा, बट यू कैन ड्रॉ फॉर 1 पेज. क्या लिखोगे? ये स्टेटमेंट के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा. एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended. Extract of cash flow statement for the year ended. ये year ended दिया नहीं है यार.
हाउ डिड यू नो? 17, 18 सिर्फ ईयर ही तो दिया हुआ है, तो कैलेंडर ईयर हो गया ये 31 दिसंबर 2018. So extract of cash flow statement for the year ended 31st December 2018. करोगे ना ट्राई तुम लोग? या सो प्लीज डू दैट 10 to 15 minutes. ध्यान से पढ़ोगे तो इजी है. एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ो और उसका रिलेटेड अकाउंट ओपन करो इफ देयर इज समथिंग मिसिंग. इट्स अ यूजुअल प्रोसेस. फाइनेंसिंग में कुछ नहीं आएगा, उल्लू पटाने के लिए दिया है. और कुछ रहेंगे ना महान बच्चे, डिबेंचर विबेंचर देख के फाइनेंसिंग में चले जाते हैं. नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग तो एक्सेप्शनल हो, मैं तो एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ. जानबूझ के पूछा है उसने फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ये पास्ट एग्जाम का प्रॉब्लम है, ताकि बच्चे लोग कैसे सोचते हैं पूछा रहेगा तो कुछ न कुछ तो रहेगा ही, बट एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ओनली. प्लांट एंड मशीनरी डब्ल्यूडीवी पे दिया है. देयर इज नो प्रोविजन फॉर डेप्री और एक्यूमुलेटेड डेप्री. किधर दिया है भाई? तेरे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन क्यों आया? अरे थर्ड वाले में जो दिया हुआ है दैट इज द इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट दैट मशीनरी विच इज सोल्ड. बट वेयर इज द प्रोविजन फॉर डेप्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस? देयर इज नो प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस. कहां पे? थर्ड इंफॉर्मेशन is only about that small machinery which is sold. तो उधर तुम लोग स्टार्ट सीधा WDV से ही करो, because it is normal method. You don't have that full format for sale. Anybody? 40 वाला 17,500 नहीं बेटा, 40 का कॉस्ट है और तुझे स्टार्ट करना है WDV से. How much is WDV? 25. So your working will start with WDV 25,000. उसको बेचा 17,500 में. So there is a loss of 7,500. डिबेंचर इंटरेस्ट बोलेगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज नॉट डिबेंचर इंटरेस्ट प्रभु, दिस इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. डिबेंचर इंटरेस्ट किधर होता है? एनीबडी? जब हम हमारे कंपनी के डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं, उधर एज्यूम करने का कि परचेस एंड सेल इज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर. तो अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रहेगा तो पूरा 40,000 पे तेरे को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. डोंट कॉल इट एज डिबेंचर इंटरेस्ट, इट्स वेरी डेंजरस. इट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. क्या है वो? इनफ्लो आ रहा है तुझे. अंडर विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो है? 41,300. रॉन्ग नहीं है, बुरी तरह रॉन्ग है. नजदीक भी नहीं है, थोड़ी बहुत. मतलब तूने देख अभी तक क्या किया रहेगा? गुडविल का कुछ किया नहीं रहेगा. तो क्यों नहीं किया? गुडविल इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इट इज फिक्स्ड एसेट. See, either you do it or I start the discussion. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब तुम्हें लग रहा है कि भाई हम सरेंडर कर देंगे, so I am there to solve it. गुडविल का वैल्यू कम हो गया. एक्सक्यूज मी, गुडविल का वैल्यू कम हुआ है कि बढ़ा है? सो कैन यू टेल मी, गुडविल का वैल्यू बढ़ा है मतलब व्हाट ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टेकन प्लेस? परचेस ऑफ गुडविल ऑब्वियसली. और कोई ट्रांजैक्शन है तुम लोग में? Can wait. Answer this, everybody. Stop writing. Can you raise the goodwill in the books? क्या आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को AS26 तुमने किया हुआ है? सिर्फ परचेस्ड गुडविल को या बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, सेल्फ जनरेटेड को नहीं कर सकते. तो फिर ये जो 50 वाला 75 हुआ है
मतलब हमने परचेज किया रहेगा, परचेज किया रहेगा तो पैसा दिया रहेगा, पैसा दिया रहेगा तो वो आउटफ्लो है. गुडविल इज योर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट के रिलेटेड आउटफ्लो है, इज ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है ना, दिमाग नहीं खाते. दैट चेक्स योर कॉन्सेप्ट. इफ यू आर मैकेनिकल यू आर गॉन. इफ यू आर कॉन्सेप्चुअल तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एनीबडी, एनी अदर आंसर? वन आंसर इज 41,300 इनफ्लो विच इज टोटली ऑफ द ट्रैक. मुझे नहीं पता बेटा तूने ऐसा क्या किया कि यू गॉट 41,300 का इनफ्लो. सॉरी, 78,700 outflow. Closer to the correct answer, but not correct answer. तूने गुडविल नहीं लिया अभी तक. गुडविल किसके लिए छोड़ा है? परचेज किया है ना. गुडविल को अगर तू परचेज करेगी तो वो तेरा आउटफ्लो नहीं है क्या? वो ले लिया, फिर भी ये आंसर आ रहा है. पेटेंट का कुछ तो भी इश्यू है. पेटेंट में तो ट्रांजैक्शन भी दिया है. 2 ट्रांजैक्शन है पेटेंट में. एक तो राइट ऑफ किया हुआ है और थोड़ा बहुत पेटेंट बेचा भी है. कुछ आंसर आया? कुछ नहीं आया? चलो साथ में करें क्या? सॉरी, क्या? -18,700. -88,700. बढ़ बढ़ के बोली लगाएं. Four answers, unfortunately not correct. 5 minutes more दिया. 78,700 आया. वेरी गुड. 2 जन को आ गया. बट कुछ ना कुछ आप लोग गलती कर रहे हो. सॉरी, क्यों नहीं करने का? अरे यू हैव इन्वेस्टेड इन लैंड, उसके ऊपर तुझे रेंट मिला. सो रेंट रिसीव्ड इज लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. What -70,500. वेरी गुड, कैरी ऑन. अरे काफी इम्प्रोवाइजेशन है बेटा. 41,300 पॉजिटिव से 7,500 नेगेटिव. 1,18,700 और तेरा 1,18,500. क्या बात, क्या? -68,700. नो, अबे चौकड़ी तो मारा. अरे भाई तूने लैंड में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करके उसको भाड़े पे दे दिया, भाड़े पे दिया तो तेरे को रेंट मिला. तो ये तेरा इनफ्लो है कि नहीं है पहले वो बता. है? आप सोच इनफ्लो कौन सा एक्टिविटी का है? जमीन खरीद पे भाड़े पे देना ये तेरा बिजनेस है क्या? तो तूने, तेरे पास सरप्लस पैसा था करके तूने जमीन में इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, उसको भाड़े पे चढ़ा दिया, तो जो भाड़ा मिला इट्स डेफिनेटली इनफ्लो एंड इट इज डेफिनेटली इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये तेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो तूने लैंड में पैसा डाला है. कितना आया? 88,700. क्या बात है. सो क्लोज बट सो फार. नियर है, बहुत नियर है, बहुत बहुत नियर है. देख ये दोनों के बीच में आंसर है. थोड़ा हेल्प करता हूं तुमको, थोड़ा हेल्प करता हूं. 88,700 एंड 118,700, ये दोनों के बीच में किधर तो आंसर है. अच्छा, डिवाइड बाय 2 किया तूने, सिंपल एवरेज निकाला. क्या बात है, सॉलिड यार. मे आई प्लीज? और वेट करूं?
दिया, चल 2 मिनट दिया बस। हाँ तो रिलैक्स ना, सोचो ना तब तक। हाँ ये दोनों के बीच में -88,700 एंड -118,700, ऐसा नहीं। अबे 73 तो उसे नीचे चला गया। 1,08,700। नहीं नहीं गलत है, लिख 118,700 राइट है। अरे मे बी शी इज राइट, आई माइट बी टेस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। नहीं सर ये राइट ही है। मे आई डिस्कस प्लीज। तेरा एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा था, सर ये बेजा खा गया, बट बिलीव मी बेजा खाने का ही तो पैसा मिलता है। इजी इजी चीज़ों का फिर तेरे को कोई 2 लाख का सैलरी देगा क्यों? कोई बीकॉम को 20,000 देगा, तेरे को 10 टाइम देगा 2 लाख। तो तेरा बेजा चबाने का काम हम लोग का है बेटा, वो तो करना ही है, उसके बगैर कैसे से ये बनेगी। मैं स्टार्ट, चलो हमेशा अपन एडजस्ट। अभी तुम लोग प्लीज मेरे साथ रहो ना सब लोग। बोल, लास्ट ट्राई। कुछ मिला आंसर बता? नहीं मिला? ओके चलो डिस्कस करते। ऑब्वियसली यू टू ऑलवेज स्टार्ट विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन। मुझे इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़ के बताओ, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर अकाउंट। सो प्लीज डू दैट इफ यू आर नॉट डन। सो इन्वेस्टमेंट इन, आई होप तुमने अकाउंट किया है। अकाउंट के बगैर तो फिर ऐसा ही आंसर आएगा। सो इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर्स अकाउंट। राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस। अब एटलीस्ट बात नहीं करो। नाउ गो इन द इंट्रोस्पेक्शन। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं खुद न खुद समझ में आ जाएगा कि तुमने कितना सिल्ली मिस्टेक किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ इंटेलिजेंट तो है ही नहीं। आई मीन देयर इज नथिंग इंटेलिजेंट इन दिस क्वेश्चन। सो जो भी तुमने मिस्टेक किया रहेगा सिल्ली ही रहेगा। लेट अस फाइंड आउट दैट सिल्ली मिस्टेक, कि हम ऐसे 10-10 आंसर कैसे ला सकते हैं। स्पेशलाइजेशन है ये, मतलब आई कांट इमेजिन। चलो एनीवे स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस एवरीबडी? 25,000। क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन 40,000। अभी ट्रांजैक्शन में क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर 12% डिबेंचर्स वेर परचेज फॉर 50,000, so it will be 2 cash or bank account 50,000, and what is this 50,000? Is investing outflow. Do you agree? Sorry, कुछ गलती? क्या गलती किया आपने? लायबिलिटी वाला डिबेंचर लेके आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चले गए। अच्छा इफेक्ट, डिबेंचर को इश्यू किया ना। कुड यू रियलाइज कि वहां पे 12% डिबेंचर के ब्रैकेट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इन्वेस्टमेंट। जानबूझ के 12% डिबेंचर पहले दिया है। एक्चुअली दे शुड हैव गिवन इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर, तो उन्होंने जानबूझ के 12% डिबेंचर दे दिया, नीचे फाइनेंसिंग एक्टिविटी डाल दिया। बाकी काम तो करने में हम एक्सपर्ट है। फिर जो ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट दिया उसका तुमने क्या किया ये मुझे नहीं समझा। Anyway, at the first place, you should realize कि ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए था।
ब्रैकेट में क्लियरली इन्वेस्टमेंट लिखा है, मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनीवे टू कैश और बैंक अकाउंट 50,000, बोलो ये 50 का सेकंड इफेक्ट आएगा इन्वेस्टिंग आउटफ्लो में, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। परचेस ऑफ 12% डिबेंचर मत लिखना, यू आर एक्चुअली परचेसिंग इन्वेस्टमेंट and this time you are mentioning which investment you are purchasing, so it is purchase of investment in 12% डिबेंचर। उसके बाद आपको सेल का फॉर्मेट करना पड़ेगा। जो सिंपल फॉर्मेट है सेल का फॉर्मेट, WDV माइनस नेट सेल्स वैल्यू इज प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियरली दिया हुआ है देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल। सो बोलो व्हाट इज गिवन टू अस, पहले उसका इफेक्ट दे देते हैं। 20,000 क्या है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के सामने आ जाएगा 20,000, बट सेलिंग प्राइस मिसिंग है। दिस इज योर एंट्री नंबर 1 ऑलवेज, दैट इज अबाउट नेट सेल्स वैल्यू। दिस इज नंबर 2 which is profit on sale. So number 1 is the net sales value which is missing, उसी के लिए तो अकाउंट बनाया है। चलो अब नंबर 1 का इफेक्ट दे दो, मिसिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लैंक एंट्री तो मैं जरूर पास कर सकता हूँ। व्हाट शुड आई राइट एवरीबडी, बाय कैश और बैंक, दिस विल बी द मिसिंग फिगर, जो भी डिफरेंस आएगा। इसका सेकंड इफेक्ट भी दे दो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर। यस, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए फिगर होना जरूरी है, आई डोंट नो द फिगर या। उसके बाद आएगा 2 P&L अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 20,000, इन्वेस्टमेंट में 20,000 का प्रॉफिट है, सो 2 P&L अकाउंट प्रॉफिट 20,000। इसका सेकंड इफेक्ट मन में करो, जरूरत ही नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो पूछा नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता तो उसमें मैं एडजस्टमेंट में ये 20,000 को लेस कर देता, बट इन दिस प्रॉब्लम आई विल इग्नोर, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मुझे पूछा नहीं है। बस इसको क्लोज करो तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा बाय कैश और बैंक 55,000। ये तुम्हारा इन्वेस्टिंग इनफ्लो हो जाएगा। सो इन्वेस्टिंग इनफ्लो में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर 55,000, प्लस आपको वहां पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड फॉर द ईयर। ये फालतू इंफॉर्मेशन है, ये नहीं भी दिया रहेगा तो भी उधर 12% दिया है, तो आपको इंटरेस्ट का इफेक्ट देना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको एजम्पशन करना पड़ेगा, एंड दैट एजम्पशन विल बी दैट परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट and sale of investment both has taken place at the start of the year. Purchase is at the start of the year, sale is also at the start of the year, which means my question is very simple. You will take 12% of 25,000 or you will take 12% of 40,000. 40,000, 12% of 40,000 is 4,800। ये जो 4,800 है इसका 2 इफेक्ट एवरीबडी। एक इफेक्ट उसका ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा विच आई विल इग्नोर, एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी इन्वेस्टिंग इनफ्लो। सो राइट डाउन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर रिसीव्ड। ब्रैकेट में चाहिए तो कैलकुलेशन दिखा दो, नहीं चाहिए तो भी दिखा दो। 12% ऑफ 40,000 एंड दैट इज 4,800 पॉजिटिव फिगर। यहां तक हु गॉट इट राइट, मेनी ऑफ यू, व्हाट वाज द मिस्टेक? इंटरेस्ट इज अ हिडन एडजस्टमेंट। ये तो बेचारा इतना शरीफ बंदा है, लिख के भी दिया है दैट इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, 12% दिया तो अंडरस्टैंडेबल है कि इंटरेस्ट मिला रहेगा, खाली एक एजम्पशन करना है। एंड वी ऑलवेज मेक द एजम्पशन, इफ द डेट इज नॉट गिवन वी ऑलवेज एज्यूम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, चाहे वो परचेस रहेगा
चाहे वो सेल रहेगा, चाहे वो इश्यू ऑफ शेयर्स रहेगा, चाहे वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रहेगा, चाहे वो इश्यू ऑफ डिबेंचर रहेगा, चाहे वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर रहेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर डेट नहीं दिया है, वी ऑलवेज एज्यूम इट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड देयरफॉर इट विल बी 12% ऑफ 40,000. आगे बढ़ते हैं. A piece of land was purchased out of the surplus for investment purpose and let out. What is the meaning of let out? भाड़े पे देना. हाउस प्रॉपर्टी में किया है कि नहीं तुमने? लेटिंग ऑफ द प्रॉपर्टी. सो इन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और वो टुकड़ा उन्होंने लेट आउट कर दिया. अब देखो ऊपर जमीन दिया रहेगा, इन्वेस्टमेंट इन लैंड करके दिया हुआ है, जिसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस एग्जैक्टली सेम है. उसका मतलब हमने करंट ईयर में न तो ये परचेज किया है न तो सेल किया है, बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज सेम. लेकिन वो जमीन का टुकड़ा हमने क्रिकेट खेलने के लिए नहीं लिया है, हमने किसी को भाड़े पे दे दिया. भाड़े पे दिया तो भाड़ा मिला. सो दिस इज लाइक रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट. AS13 का इन्वेस्टमेंट का एक डेफिनेशन है. जिन्होंने किया है मैं उनसे बात कर रहा हूँ. AS13 का डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट का. इन्वेस्टमेंट इज एसेट जिसके ऊपर आपको रिटर्न्स मिलता है, और वो रिटर्न्स 4 या 5 तरीके से मिल सकता है. आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, अगर आपने FD वगैरह में पैसा रखा रहेगा, शेयर में पैसा रखा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉपर्टी भाड़े पे दे दिया तो भाड़ा मिलेगा, गोल्ड कमोडिटी वगैरह में इन्वेस्ट किया तो एप्रिसिएशन मिलेगा, और एनी अदर बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट मिल सकता है. सो बेसिकली अगर AS13 का इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन देखोगे, उसमें सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट कवर हो जाते हैं. वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इनटू द प्रॉपर्टी. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, विच इज नथिंग बट योर लैंड एंड बिल्डिंग. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अगर आप प्रॉपर्टी को भाड़े पे दे देते हो तो जो भाड़ा मिलेगा इज योर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. आपने जमीन में पैसा डाल दिया, उसके ऊपर आपको रिटर्न मिला. इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वेरी मच अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. क्या डाउट है इसमें? आई डोंट अंडरस्टैंड. वो जमीन काय के लिए खरीदा है? 2 ही पर्पस हो सकता है. या तो वो लैंड तुम्हारे लिए फिक्स्ड एसेट हो सकता है, या तो वो लैंड तुम्हारे लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है. तुम्हारा अगर फिक्स्ड एसेट है तो AS10 का डेफिनेशन अप्लाई करो, इन्वेस्टमेंट है तो AS13 अप्लाई करो. अगर वो जमीन का टुकड़ा खरीदना बेचना करने वाले हो तो जमीन तुम्हारे लिए इन्वेंटरी हो जाएगा, तो AS2 अप्लाई करो. You have to be able to move between the accounting standards. If you can't move, you have not done it properly. क्या डाउट है कि रेंट आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या क्वेश्चन है? पैसा नहीं मिला क्या? 10,000 रुपया तुमको पैसा नहीं मिला क्या? It realized 10,000 as rent. पैसा मिला मतलब ये कैश फ्लो है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. बस सोचना वो है कि क्या ये ऑपरेटिंग का कैश फ्लो है कि ये इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो है. ऑपरेटिंग का नहीं हो सकता. जमीन में इन्वेस्ट करके उसको भाड़े पे चढ़ाना ये मेरा बिजनेस नहीं है. क्लियर बोला है, देख वहां पे, द पीस ऑफ लैंड वॉज परचेस्ड आउट ऑफ सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. इतना तो क्लियरली दिया है कि भाई मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा क्योंकि मेरे पास सरप्लस पैसा था तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया, और इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न मिला, एंड दैट रिटर्न इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इज डेफिनेटली वेरी मच फॉलोइंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर AS13. और उसके ऊपर आपको जो भी रिटर्न्स मिला, देख वो रिटर्न यार इंटरेस्ट के फॉर्म में मिला, कि डिविडेंड के फॉर्म में मिला, कि रेंट के फॉर्म में मिला, कि एप्रिसिएशन मिला, क्या फर्क पड़ता है? तुमने कहीं पे पैसा डाला, उसके ऊपर तुमको रिटर्न्स मिला, इज ऑब्वियसली पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो वहां पे लिखने का rent received on investment in land, and it will be positive figure of rupees 10,000. I hope now it is clear. Yeah, I thought that was easy, but मैं तो सोचता रहता हूँ. Then number 3. नंबर 3 के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करोगे? चलो यार थोड़ा स्पीड करो. कौन सा मशीनरी? सबने प्लांट एंड मशीनरी प्रिपेयर किया है कि नहीं? ब्रैकेट में क्या लिखते हो आप लोग? HWDV. क्यों डाउट आया कि प्रोविजन है कि नहीं? आई वॉज वेरी सरप्राइज, बिकॉज अगर प्रोविजन मेथड रहेगा ना तो आपको
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस और प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस, खाली उस मशीनरी का नहीं जो बेचा है, सब मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्री दिया होना चाहिए। जो नहीं दिया है, इट मीन्स इट इज नॉर्मल मेथड। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच एवरीबडी? 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस है। सामने बाय बैलेंस कैरिड डाउन इज 375। अभी उसमें क्या दिया हुआ है? कोई तो भी मशीनरी बेचा है। अब याद रखना, बेचा है लेकिन नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड में गलती से भी कॉस्ट से चालू नहीं करने का। नॉर्मल मेथड में चालू कैसे करोगे? WDV। कैन यू टेल मी, जो मशीनरी बेचा है उसका WDV कितना है? 25,000। कैसे आया वो इधर ब्रैकेट में दिखा देने का? 40 माइनस 15 25, माइनस आएगा नेट सेल्स वैल्यू 17,500. There is a loss on sale 7,500. Sales value is number 1, loss is number 2. By cash or bank, sales value is 17,500 और ये 17,500 किधर आएगा आपका? हेलो, इन्वेस्टिंग इनफ्लो। सो वहां पे आएगा सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 17,500। उसके बाद आएगा बाय P&L account ब्रैकेट में लॉस, दैट लॉस इज 7,500 and that loss of 7,500 is what everybody operating activity में जाके हमको add back करना पड़ता है, but we are ignoring that. उसके बाद दिया हुआ है depreciation charged during the year is 35,000. So it is not by depri beta in this chapter, it is by P&L account. ब्रैकेट में लिखने का depri that is 35,000 और ये जो डेप्री 35 है इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक करो, विच वी आर इग्नोरिंग। अब आपको परचेज मिलेगा 2 कैश और बैंक अकाउंट, एनीबडी? 135 मिलेगा। ये आपका इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो में आएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नेगेटिव फिगर ऑफ 1,35,000। यहां तक किसका राइट गया? फुल प्रॉब्लम, 2 ही जन, फिर भी तुमको आंसर नहीं आया। बाकी लोगों ने क्या गलती किया? डिप्रिसिएशन छोड़ दिया, 10,000 नहीं लिया, दैट इज, वो मेरे को समझा। क्यों नहीं लिया? यू नो द रीजन, द कैजुअल अप्रोच और द एटीट्यूड। जो मैंने आज ब्रेक में देखा ना, दैट किल्ड मी इंटरनली, कि ये बैच को समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, दिस प्लेस इज फॉर एजुकेशन। इफ आई वॉज यू, मैं ब्रेक टाइम में कुछ न कुछ रिवाइज करता, कुछ न कुछ प्रिपेयर करता। तुम लोग का बैच बहुत अलग है। मे बी आई एम अ मिसफिट टीचर फॉर यू ऑल, बट आई एम द टीचर हु वांट्स स्टूडेंट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट विथ रैंक। मैं वो जज्बे से पढ़ाता हूँ। जो मैंने देखा ब्रेक में, कुछ तो भी खेल रहे थे तुम लोग। आई एम नॉट अगेंस्ट यू प्लेइंग, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट यहाँ पे ऐसा सब सूझता कैसे है इज अ वरी फॉर मी, क्योंकि नहीं सूझना चाहिए। This is the place for a serious education. ये entertainment नहीं है। मैं 3 घंटे के लेक्चर में 5 मिनट भी आपने देखा रहेगा टाइम पास नहीं करता हूँ। Some of you may not like it, but I don't care, because my job is not to entertain you. उसके लिए मॉल में जाओ, मूवी देखो। My job is to make you conceptually so strong कि कोई भी प्रॉब्लम दुनिया का आना चाहिए कैश फ्लो का, यू शुड बी एबल टू डू दैट, एंड दैट शुड बी योर एटीट्यूड एक्चुअली। अगर आपका एटीट्यूड ये नहीं है तो ट्रस्ट में आप मैकेनिकली कर रहे हो, राम भरोसे हो। अच्छा स्टैंडर्ड पेपर आया, शायद पास हो जाओगे। थोड़ा आड़ा टेढ़ा पेपर आया, समझ भी नहीं पाओगे इधर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। ये इतना ट्रिकी होता है। दैट्स वाई कॉन्सेप्ट्स को ड्रिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम मुझे करने की ज़रूरत क्या है? इजी करवा देता हूँ, बहुत मज़ा आएगा तुमको। बीच में मेरे पास वो चंपक नाम का एक बुक है, उसमें से 10 जोक भी पढ़ के आता हूँ।
और सुनाता हूँ तुमको, मजा आएगा, टाइम पास होएगा। अरे दैट इज नॉट माई जॉब बच्चा, neither that is your job when you are sitting in this classroom. Please be serious, it is your career, your life. So when I saw that, I was like, if I was original Anish sir the way I was, I would have given up this batch. कि ये क्या चालू है साला? I'm not against playing cards, मैं भी खेलता हूँ श्रावण महीने में रात को 12 से 4, गलत कुछ नहीं है, क्योंकि श्रावण महीने में स्पेशल परमिशन मिला होता है, डायरेक्ट शंकर भगवान परमिशन देते हैं, यू कैन प्ले कार्ड्स। तो मैं भी कभी कभी वीकेंड में खेलता हूँ, तो माय मदर फोर्सेस मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड दैट वे, बट शी लाइक्स अ होल फैमिली सिट्स टुगेदर एंड प्ले कार्ड्स। बट यहाँ तुमको ये सब क्यों सूझ रहा है, इज माई वरी। आई एम नॉट अगेंस्ट प्लेइंग द कार्ड्स, बट आई एम वेरी वरीड कि तुमको अगर इनडायरेक्ट टैक्स में योगेश सर ने 3 घंटा पढ़ाया, तुमने ब्रेक में खाना वगैरह खा लिया, वॉशरूम यूज़ कर लिया, तुम्हारे पास 15 मिनट का फ्री टाइम है, तुमको क्यों ऐसा सूझता नहीं है कि मैं ये 15 मिनट में रिवाइज करूं, या कैश फ्लो का कल का रिवाइज करूं, या योगेश सर ने जो आज करा रिवाइज करूं, तो उतना मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा। वो तुमको क्यों सूझता नहीं है, इस माई वरी। डोंट बिहेव लाइक अ जनवरी बैच। कुछ गलत नहीं है जनवरी में एग्जाम दिया था तो, लेकिन बाकी टीचर्स हैं ना, उनका एटीट्यूड वही है, छोड़ने यार जनवरी बैच है, ऊपर ऊपर से इनको इजी इजी करवा दो, दे विल फील अरे वाह मेरा हो गया। बट बिलीव मी दैट इज नॉट ट्रूथ। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो प्लीज स्कैनर ढूंढो और स्कैनर मार्केट से परचेस करो और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देखो, तुमको समझ में आएगा थोड़ा बहुत मैं क्या बोल रहा हूँ। माई जॉब इज टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट पॉसिबल पेपर. My job is not to do easy for you and you'll feel very nice about it and you'll feel अरे वाह बहुत मजा आया। अरे मजा करने का तो शाहरुख खान का मूवी देखो ना, इधर क्यों आए हो? अंडरस्टैंड, इतना इजी प्रॉब्लम में पूरे बैच में एक जन का भी आंसर राइट नहीं है। सो इट इंडिकेट्स समथिंग टू यू। मेरी तो एक लिमिट है बोलने की सी, मैं बोलता रहेगा, तुम में से कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगता रहेगा, बट देन आई कैर अ डैम, आई एम अ गुजराती, बाढ़ में जाओ, मुझे क्या करना है? तुमको ही तुम्हारी नहीं पड़ी करियर की तो मैं क्या करूं? बट बिलीव मी, मुझे तुम्हारे करियर की बहुत पड़ी है। आई एम वन रेयर टीचर जो चाहता है कि हर एक जन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो, उसके लिए इतना जी जलाता हूँ। मैंने बोलने की जरूरत क्या है, चुपचाप सुम में आके पटापट पटापट पोर्शन खत्म करूँ, और तुम लोग में से कुछ लोग को वही चाहिए। जबकि बार बार समझाता हूं कि इट इज नॉट अबाउट मी कंप्लीटिंग माय टीचिंग, इट इज अबाउट यू कंप्लीटिंग योर लर्निंग, लेकिन समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को। प्लीज एटीट्यूड चेंज करो, एक एक मिनट बहुत मायने रखता है। विथ एवरी पासिंग डे आपका इतना बैकलॉग है यार, ब्रेक में बैठ के बैकलॉग प्रिपेयर करो ना, ऐसे तुमको घर में बहुत टाइम मिलता है, पूरा दिन तो इधर पड़े रहते हो, कितना टाइम मिलता है घर में? मैं तो बोलता हूँ 7 घंटा पढ़ो। तुमको मालूम है 7 घंटा पढ़ने के लिए सुबह 4:30 बजे उठना पड़ेगा? इजी है क्या? लेकिन पढ़ोगे नहीं 7 घंटा तो कैसे करोगे? बैकलॉग क्लियर करने जाओगे तो करंट चैप्टर छूट जाएगा, करंट चैप्टर करने जाओगे तो बैकलॉग छूट जाएगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास खाली 3-3.25 महीना ही बचा है? तुम लोग में से बहुत जन का माइंडसेट है ना, बहुत अजीब है कि नहीं पहले पोर्शन खत्म हो जाएगा सितंबर में, बाद में हम लोग अक्टूबर में प्रिपेयर करोगे। यू आर बंच ऑफ इडियट्स इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट। 2 महीने में 8 सब्जेक्ट, रजनीकांत समझ के रखा है क्या खुद को? साला बुक खोलोगे ना सर फट जाएगा तुम्हारा। अक्टूबर के बाद प्रिपरेशन नहीं होएगा, खाली रिवीजन होएगा अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में प्रीलियम और जनवरी में फाइनल एग्जाम। प्रिपरेशन का ये 3 महीना है, जुलाई अगस्त सितंबर। और अगर ये बात नहीं समझिए आज तक, देन गॉड ब्लेस यू, बिकॉज आई विल गिव अप ऑन दिस बैच देन। बार बार क्या समझाने का, एक ही बात अलग अलग तरीके से। सी ट्रस्ट मी, इट इज योर सॉफ्टवेयर इश्यू। तुम लोग माइंड को ट्यून नहीं कर रहे हो। अगर माइंड को ट्यून कर लोगे ना तो ये डिफिकल्ट नहीं है। यू आर जस्ट नॉट विलिंग टू बिलीव or understand what I am talking, because I am the only teacher who is talking and others are talking some different language with you. I don't know. But then you should go by the history books.
आई एम अ रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव क्लियर्ड ऑल द लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तुम्हारी बैच में पढ़ाने वाले जो दूसरे टीचर है ना, सालों ने 4-4 अटेम्प्ट दिया था, तब जाके मुश्किल से पास हुए थे। मैं नाम नहीं लेगा बिकॉज मैं किसी को डिमिन नहीं करता, दे आर पार्ट ऑफ माई टीम ओनली। और सबका हिस्ट्री मेरे को मालूम है, मेरे ही अंडर में मेरे स्टूडेंट थे और मेरे से ही पढ़ के बड़े हुए, और 4-4 बार एग्जाम दिया था इंटर का, तब जाके पास हुए। So you should listen to me, not because I'm senior, I'm very experienced and I exactly know what is required to be done to clear in first attempt. तुम लोग में से कुछ लोग फाउंडेशन में भी फेल होके आए हो and you know the pain of failure, but still you don't want to learn. अरे इंसान गलती करता है तो गलती में से सीखता है कि नहीं? तुम लोग वही गलती दोहराना चाह रहे हो, वापस 4 बार देना है, then I am the wrong teacher for your batch. बिकॉज मैं किसी भी बैच में नहीं पढ़ा था जो बच्चों का एटीट्यूड बराबर नहीं है। इफ यू डोंट हैव दैट बर्निंग डिजायर टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम अ रॉन्ग टीचर फॉर योर बैच, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग। मेरा एक ही गोल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो बोलो तुमको क्या चाहिए, सब देता हूं। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करना है, कैजुअल हो सीए के लिए, एटलीस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो प्लीज एटीट्यूड चेंज करो, प्लीज डिफरेंस समझो। मूवी देखते हो तो पढ़ाई का टेंशन आता है, पढ़ाई करने आए हो तो एंटरटेनमेंट चाहिए। समथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ योर सॉफ्टवेयर। यू हैव टू allocate your time. This is my education time, this is my entertainment time. I am not against it बेटा, एंटरटेनमेंट तो सबको चाहिए, मेरे को भी चाहिए डेली। डेली एंटरटेनमेंट चाहिए। जैसे एंटरटेनमेंट का मन होता है, आई गो टू द रूम वेयर माई वाइफ इज सिटिंग, आई एम थरोली एंटरटेन। बहुत पकाती हो मेरे को आजकल। अरे 20-22 साल के मैरिज के बाद तो वही होता है, अपने मम्मी पापा को देख लो तो समझ में आ जाएगा। सो तुमको अलग तरीके से एंटरटेनमेंट चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट ये यहाँ पे मतलब 3 घंटा योगेश मेहता सर ने जो पढ़ा है, तुम्हारा सब एकदम थरोली बायट हो गया रहेगा नहीं? सब लोग एकदम टेरिबल स्कॉलर बैच, तो बैठ के क्यों बायट नहीं कर रहे हो? उतना टाइम घर पे कम लगेगा। जस्ट बिकॉज यू आर नॉट मेंटली चेंजिंग योर सेल्फ। चेंज करो, बहुत ईजी है बेटा। दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड, दिस इज लास्ट टाइम, दिस पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई विल नेवर एक्सप्लेन दिस पॉइंट इन दिस बैच। जिसको पिकअप करना है, मेरी बात समझ में आती है, फॉलो करो तो 10% में आ जाओगे, वरना 90% में तो बाय डिफॉल्ट आ जाओगे। 10% बच्चे ही पास होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसका मजा ही अलग है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, बहुत अच्छे फर्म में आर्टिकलशिप मिलेगा। छोटे फर्म में आर्टिकलशिप मिलेगा, जिंदगी में छोटे बन के रह जाओगे। इंटर का बहुत इंपॉर्टेंस है यार, बिकॉज इंटर का डायरेक्ट कनेक्शन तुम्हारे आर्टिकलशिप से है। फाउंडेशन ठीक है, फिर भी चलता है, 12th के साथ करना रहता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन इंटर में बहुत अच्छा परसेंटेज लाओ, गो नियर टू रैंक, क्रैक द रैंक, क्लियर बोथ द ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यू विल गेट वेरी बिग फर्म। जैसे बिग फर्म में आर्टिकलशिप मिलेगा, तुम्हारे कनेक्ट टॉप वर्ल्ड से हो जाएंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से कनेक्ट हो जाओगे, बड़े बड़े HNI क्लाइंट से कनेक्ट हो जाओगे। कल एज ए CA खुद का प्रैक्टिस करोगे या बड़े कंपनी में जॉब करोगे, यू विल अर्न बिग मनी। अदरवाइज तुमको मुलुंड के किसी या घाटकोपर के किसी लोकल CA के पास आर्टिकलशिप मिलेगा जो छोटी मोटी प्रैक्टिस चलाता है, एंड यू विल गेट कनेक्टेड टू द ऑर्डिनरी पीपल, यू विल नॉट बी एबल टू गेट कनेक्टेड टू द बिग बिजनेसेस, क्योंकि बिग बिजनेसेस आर द क्लाइंट ऑफ बिग CA, एंड बिग CA विल टेक आर्टिकल ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर एकेडमिकली ब्रिलियंट। और तुम्हारे अंदर ब्रिलियंस की कोई कमी नहीं है। Many of you, when I look at the kind of answers that you give, kind of questions that you ask, you are damn brilliant about it. Don't have any misunderstanding about yourself. But your attitude is a big problem to me, not your intelligence. You are as intelligent as anybody that I would have seen. But तुम्हारा attitude क्यों इतना casual है, वो मेरे को समझ में ही नहीं आता। Why you are so casual? दिस इज कैजुअल। तुमको टेंशन क्यों नहीं है? मेरे को उसका टेंशन है। बोल, केलो का इतना बैकलॉग बाकी है, डायरेक्ट टैक्स पूरा बाकी है, AS पूरा बाकी है, इतना सारा बैकलॉग बाकी है, और तुम लोग यहाँ बैठ कर वरी किस चीज़ की करते हो? पोर्शन टाइम पे खत्म होएगा कि नहीं,
और ये लोग सितंबर में पोर्शन खत्म कर रहे, नन ऑफ योर बिजनेस यू इडियट्स, दैट इज आवर जॉब। योर जॉब इज, हमने जो पढ़ाया है वो प्रिपेयर करो, जो बाकी है ना हमको हमारा जॉब मालूम है, डोंट टीच अस अवर जॉब। लिख के देता हूं, मांगता है तो रिकॉर्ड कर लो। योर बैच पोर्शन विल गेट ओवर बिफोर 30th September, which is a cut off date as per prospectus. Why are you unnecessarily worried about it? It's a waste of your talent. You should put your brain where? The portion which is pending or the portion which is done. Obviously, उसके बारे में तुम सोचते नहीं हो। अरे तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं हुआ ना, हमारा पोर्शन खत्म हो गया, कैसे प्रिपेयर करोगे अक्टूबर में? हफ्ते भर में एक सब्जेक्ट कर पाओगे? हफ्ते भर में एक सब्जेक्ट कैसे करोगे यार? Why are you not realizing this? Anyway, my promise to you, because some of you don't like me talking all this, so my promise to you, आज के बाद मैं ये बैच में कभी भी कोई काउंसलिंग नहीं करूंगा. I will restrain myself. I will just focus on what I am supposed to do. चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा एवरीबडी? यहां तक किसका राइट गया था? तेरा अकेले का. ओके, नेक्स्ट एवरीबडी. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट 12%. व्हाट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हमने क्या खरीदा है? शेयर से खरीदा है. कितने में खरीदा है? 75 का ओपनिंग बैलेंस, 75 का क्लोजिंग बैलेंस. इसका क्या मतलब हुआ? नो व्हाट? नो परचेज, नो सेल. उसके ऊपर 12% डिविडेंड मिला. सो 12% 75,000 का हाउ मच? 9,000. कोई पता का 9,000 का फर्स्ट इफेक्ट किधर आएगा? एडजस्टमेंट में क्या करोगे? लेस करोगे. दैट वी आर इग्नोरिंग. और सेकेंड इफेक्ट इन्वेस्टिंग का इनफ्लो आएगा. सो राइट डाउन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. Dividend received on shares in Reliance Industries Limited, 12% of 75,000, that is 9,000 positive. 9,000 positive. Next है पेटेंट अकाउंट. मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों ने पेटेंट्स अकाउंट में गलती किया रहेगा. Let us see. चलो पेटेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, because patent is also one of the non-current account. Patent comes under which head in your balance sheet? Intangible assets. And intangible is a part of your non-current asset. It is not part of PPE. PPE is a no, PPE कोई head नहीं है बेटा. A1 is PPE and A2 is your intangible asset. PPE की तरह AS10 लगता है, that is your tangible fixed asset. और पेटेंट वगैरह के ऊपर AS26 लगता है, that is your intangible asset. But it is definitely non-current asset. तो आपको अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ेगा. So it is 2 balance brought down. बोलो पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000 का ओपनिंग बैलेंस है. सामने आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन. 35,000 का क्लोजिंग बैलेंस है. Patent written off to the extent of 10,000. Anybody can tell a simple journal entry for this? Patent written off 10,000. Profit and loss account debit to patents account. यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 10,000 का पेटेंट राइट ऑफ कर दिया. और इसका अगर फुल प्रॉब्लम होता तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? ऑपरेटिंग में क्या करोगे? एड बैक करोगे, बिकॉज इट इज नॉन कैश रिलेटिंग टू नॉन करंट अकाउंट. फिर क्या दिया है? सम पेटेंट्स आर सोल्ड. तो सेल का एंट्री पास करोगे. बोलो सेल का एंट्री में स्टार्ट क्या आएगा? बुक वैल्यू माइनस नेट सेल्स वैल्यू. यू विल हैव प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000. प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000. तो आपका सेल्स वैल्यू वापस मिसिंग है. जैसे इन्वेस्टमेंट में मिसिंग था वैसे यहाँ पे भी मिसिंग है. प्रॉफिट आपको दिया है 5,000. दिस इज योर एंट्री नंबर 1. एंट्री नंबर 2. एंट्री नंबर 1 इज अबाउट सेल ऑफ पेटेंट बाय कैश और बैंक. डू यू नो द फिगर? आई तो डोंट नो. सो वी डोंट नो द फिगर. इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा नहीं इसी का
इन्वेस्टिंग इनफ्लो में आएगा, सेल ऑफ पेटेंट करके लिख दो, और 5,000 का प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पे आएगा टू P&L अकाउंट प्रॉफिट, दैट इज ₹5,000, और ये प्रॉफिट 5,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा। बस अभी डिफरेंस फाइंड करो। 10,000 का पेटेंट आपने बेच दिया, सो सेल ऑफ पेटेंट 10,000। व्हाट वाज द मिस्टेक, बता दो बिंदास। नहीं नहीं, ये इसमें क्या गलती की आपने? 5,000 का प्रॉफिट बुक नहीं किया, फॉर्मेट ड्रॉ नहीं किया। देख, ऐसे देखने में ये फॉर्मेट कितनी छोटी चीज है, बड़ी छोटी चीज की वजह से 1 लिखो 2 लिखो, यू विल नेवर डू एनी सिली मिस्टेक। मतलब 20,000 में तूने अकाउंट क्या लिखा? नहीं, इट्स ओके, प्लीज शेयर, सीखते ऐसे ही है ना अपन। तो वो 10,000 का तूने क्या किया? पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। आपने ये ट्रांजैक्शन का क्या किया? ठीक है, एनीवे, डिड यू फॉलोड नाउ? ओके, चलो, बस ये सारे ट्रांजैक्शन हो गए। उसके बाद क्या करना चाहिए मालूम है, जो कुछ लोगों ने नहीं किया, कि बैलेंस शीट में देखने का, जो भी छोटा सा मिनी बैलेंस शीट दिया है उसमें देखने का कौन सा अकाउंट रह गया। गुडविल, गुडविल 50 का 75 है, बढ़ गया गुडविल। कैन दिस बी सेल्फ जनरेटेड गुडविल? नो, एज पर AS 26 यू कांट रिकॉर्ड यू कांट रिकॉर्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप गुडविल को बुक्स में तभी रिकॉर्ड कर सकते हो जब आप गुडविल को परचेस करते हो। तो आपने 25,000 का गुडविल परचेस किया, सो बोलो उसका एंट्री क्या आएगा? समझो मैंने गुडविल अकाउंट बनाया, जरूरत नहीं है पर बनाया होता तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जैसे तू मशीनरी खरीदता है वैसे ही गुडविल खरीदो, तो ये भी आपका इन्वेस्टिंग आउटफ्लो में आएगा, एंड दैट विल बी परचेस ऑफ गुडविल। सो एनीबडी? 138 नहीं है, तूने 15,000 में कुछ गलत मैंने क्लियर आंसर दिया था ये दोनों के बीच का, और उसने सिंपल एवरेज निकाला था विच वॉज करेक्ट। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 1,03,700। आई होप एवरीबडी फॉलोड, या? चलो फटाफट इसके ऊपर वाला प्रॉब्लम 10। अच्छा है ना बेटा, गलती किया तो अब आप ये गलती दोबारा नहीं करोगे। दैट इज द बेस्ट वे। अगर आप ट्राई करके गलती करो और फिर गलती समझ में आए तो वो पॉइंट दिमाग में फिट हो जाता है। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट एवरीबडी विल गेट दिस राइट। सीरियसली, आएगा आएगा बेटा, आएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, आएगा। शांति से करो। वो लास्ट प्रॉब्लम में कौन सा एक्टिविटी था ही नहीं? फाइनेंसिंग। इसमें खाली फाइनेंसिंग पूछा है। अरे छोटे छोटे प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं प्लीज, ये 4-4 मार्क 5-5 मार्क के पूछ लेते ये लोग। चलो यार थोड़ा स्पीड करो। सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछा है। टाटा, अब जो अंडरराइटिंग कमीशन इज ऑन व्हाट? इक्विटी शेयर्स। पैसा जा रहा है, आ रहा है, कुछ हो रहा है। इज देयर एनी कैश फ्लो इन दिस? बेसिक सोचने का, कैश फ्लो है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। अंडरराइटिंग कमीशन इज रिलेटेड टू व्हाट? शेयर कैपिटल। If it is relating to share capital, it is financing activity. Basic सोचने का। Superb. I knew now you will get it right. -9750 is perfect answer। जिनका हो गया है रुकना नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। जिनका नहीं हुआ है वो कंटिन्यू करो। Next is question number 9. Yes, the word net profit always indicates after tax.
चलो चलो प्लीज, छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, सो स्पीड मेंटेन करो, किसी के लिए रुको नहीं। -9750, उसके बाद करना है क्वेश्चन नंबर 9। ये 9 में एक ऑब्वियस करेक्शन है, कोई बता सकता है? टाइपिंग एरर है। प्रेफरेंस शेयर्स या प्रीमियम पेएबल ऑन रिडीमेबल परफॉर्मेंस शेयर्स करके कुछ होता ही नहीं है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स। अपने स्पीड पे कंटिन्यू करो, रुको नहीं। आफ्टर टैक्स बेटा सिर्फ नेट प्रॉफिट दिया रहेगा, ऑलवेज एज्यूम इट टू बी आफ्टर टैक्स, नॉट जस्ट इन दिस प्रॉब्लम, ऑलवेज। तुम लोग शेयर बाजार में कभी कभी सुनते हो ना, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आ गया, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। व्हाट इज इट 10,000 करोड़ का प्रॉफिट जो मार्केट में अनाउंस होता है? इज इट बिफोर टैक्स क्या आफ्टर टैक्स? अरे आफ्टर टैक्स है। बिफोर टैक्स प्रॉफिट प्रॉफिट होता ही नहीं है यार। जब तक तुम गवर्नमेंट को डोनेशन नहीं दोगे, वो तुम्हारा प्रॉफिट है कैसे यार? ऑलवेज जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा इट इज आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स प्रॉफिट का मतलब क्या है? उसमें से ना मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकता है, ना मैं रिजर्व में ट्रांसफर मार सकता है। सो इट इज ऑलवेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। आज जो ब्रेक में मैंने देखा, ये तुम्हारा डेली रूटीन है कैसे? कभी कभी मूड आता है। सच बोलो सालो, सच बोलो ना। डेली नहीं है ना, बस हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। डेली नहीं करना, कभी कभी चलेगा यार, कभी कभी दिमाग आउट होता है ना तो चलता है। डेली नहीं करना, प्लीज प्लीज नहीं करना। एवरीबडी गॉट 9750 इन क्वेश्चन नंबर 10? एनीबडी नॉट गेटिंग? ऑल गॉट ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और भी एक टाइपिंग एरर दिख रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट्स राइट। कहीं कुछ एजम्पशन रहेगा तो प्लीज मेंशन करना। I think there is one assumption required regarding anybody. Premium on redemption of redeemable preference shares. So, क्या assumption है? तो रिटर्न ऑफ किधर किया है? नहीं, it's very wait. It's very dangerous to assume it is written off in PL account because in the order PNL account is last. कल ही एक ऐसा प्रॉब्लम करवाया था, which is a better assumption, you know. It is not written off through PL account, क्योंकि तुम्हारे ऑर्डर में पहले सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर बाकी सारे डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व वगैरह, उसके बाद जाके ये आता है। सो बात एजम्पशन की। यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि सर एजम्पशन है तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, आई एग्री विथ यू, बट विच इज बेटर एजम्पशन? नॉट रिटर्न ऑफ इन पीएल अकाउंट। सो वो एजम्पशन लिखने का, नॉट रिटर्न ऑफ थ्रू पीएल अकाउंट इज अ बेटर एजम्पशन बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिजर्व्स में PNL अकाउंट कम्स लास्ट। 13, वो 10,000 तूने क्या किया है? प्रीमियम और रिडेम्पशन PNL में राइट ऑफ नहीं किया है। ओके, विथ दैट एजम्पशन इट इज 1,13,000 पॉजिटिव, क्लोज टू द करेक्ट आंसर, क्लोज। Oh, very close. Oh, very far. अच्छा, रिफंड ऑफ टैक्स का क्या किया वो बोल दो। किधर हो? नीचे करते हो ना, लेस इनकम टैक्स पेड, उधर ही ऐड रिफंड ऑफ टैक्स। तो क्यों यार? नहीं पर क्यों यार, करेक्ट आना चाहिए यार। दिस इज द क्लोजेस्ट। थोड़ा 18 से ज्यादा, थोड़ा 1,18,000 से ज्यादा, थोड़ा ट्राई करो। ओ माय गॉड, यू आर जस्ट 100 meters अवे नाउ।
ये क्या चालू है यार? अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या किया बताओ? ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, उसका क्या किया? नीचे लेस किया. सो यू हैव एज्यूम 20,000 इज पेड ड्यूरिंग द ईयर. डू यू एग्री? सॉरी, वही तो बोला 20 इज पेड ड्यूरिंग द ईयर. और वो 35 क्या है? प्रोविजन फॉर करंट ईयर. उसको एडबैक करूं क्या? नहीं, एडबैक करूं कि नहीं प्रोविजन फॉर टैक्स को? बिकॉज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो एडबैक करना पड़ेगा. दैट्स राइट. दो जन को आंसर आ गया. क्या गलती किया यार? रिफंड ऑफ टैक्स क्या किया था तुमने? माइनस नहीं किया. क्यों नहीं किया? लास्ट ईयर का प्रोविजन करंट ईयर में पे करने का, और करंट ईयर का 35 तो तेरे को ऊपर वाले टेबल में भी दिया हुआ है प्रोविजन 35. उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रोविजन अकाउंट बनाना चाहिए. राइट ओपनिंग बैलेंस, राइट क्लोजिंग बैलेंस, फिर बाय पीएल अकाउंट प्रोविजन. तेरे को ऊपर 35 दिया है तो तेरे को 2 कैश और बैंक 20,000 बैलेंसिंग मिलेगा. What mistake you did? You didn't prepare the account only. Whereas you have to prepare provision for tax account. चल हो गया तो रुक मत. क्वेश्चन नंबर 5. आगे बढ़ो जवान. सब छोटे छोटे प्रॉब्लम है. तूने रिफंड 5,000 को ऐड किया कि नहीं? मिल गया ना आंसर. ग्रेट. वो नीचे जैसे तू लेस इनकम टैक्स पेड लिखती है ना, वैसे रिफंड ऑफ टैक्स को ऐड कर दे तो आंसर आ गया. 123. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, पेज 2.25. इस बार कौन सा पूछा है? सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. $20,000 का इनकम टैक्स पे किया, ये लास्ट ईयर का पे किया, और जो रिफंड मिला वो कोई पुराना केस चलता रहेगा, वो केस में से 5,000 का रिफंड मिला, वो दो अलग अलग है. तो 20,000 पेड को माइनस करो और 5,000 रिफंड को ऐड करो. क्वेश्चन नंबर 5. आराम से सोचो, यू विल गेट दिस राइट. 8 लाख पॉजिटिव. बाप रे, बहुत ही ज्यादा गैप है. 4,85,000 का क्या किया है? अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी तूने ऐड किया है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में गिवन मतलब पैसा आ रहा है, कैश फ्लो, कि जा रहा है? नेगेटिव 1 लाख. नो, ध्यान से पढ़ो. यू आर वेरी क्लोज. एक गलती है तेरी जो मुझे दिख रही है, एक छोटी सी गलती, उतना ही डिफरेंस आ रहा है तेरे को. पॉजिटिव के नेगेटिव? कितना? 148 100 नेगेटिव इज करेक्ट. राइट तो किया. तेरा टीडीएस में गलती है. नहीं, तूने टीडीएस दोबारा माइनस किया है, जबकि वहां लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड. तो रिसीव्ड मतलब ऑलरेडी टीडीएस माइनस करके तूने और एक बार माइनस किया है. वहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड की जगह पे अगर इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट दिया रहता ना,
तो वो ग्रॉस है, तो उसमें से तो टीडीएस माइनस कर। लेकिन ये तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी टीडीएस माइनस करने के बाद का फिगर है। 29, 19,000 का गैप। प्लांट कितने में बेचा है तूने? सेल ऑफ प्लांट है ना, तूने कितने में बेचा है बता? 74,400। तो फिर क्या गलती की है? सॉरी, ये डिबेंचर इंटरेस्ट पेड आएगा क्या? क्यों? फाइनेंसिंग है। टर्म लोन रीपेड, वो भी फाइनेंसिंग है। मिल गया एरर? क्या किया तूने? टर्म लोन रीपेड, टर्म लोन लायबिलिटी साइड पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। So the correct answer is negative 148,100. And the last problem is question number 6, 2.25. वानी तेरा आंसर क्या आ रहा है? टीडीएस ऐड कैसे हो सकता है? माइनस किया तो मैं फिर भी समझा, ऐड क्यों किया? वैसे वो माइनस करने के बाद का ही फिगर है, बिकॉज दैट इज नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितना है तेरा? 1,38,500। डिफरेंस कितना है निकाल? 9,600 का डिफरेंस है। तो लॉस तूने लिया ही नहीं है, तूने पूरा का पूरा 84 ले लिया है, बट 84 इज द बुक वैल्यू। उसमें से लॉस माइनस करेगी तो तेरे को सेल्स वैल्यू मिलेगा, विच इज 74,400, और तूने पूरा 84 लिया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं है? बिकॉज है, डेफिनेटली है ये। अरे ये तुम लोग ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लिया क्या? लिया, और उसके बाद ये आंसर आया। तो आंसर नहीं आना चाहिए। लॉस ऑफ व्हाट इट इज? तेरे ऑफिस का मैनेजर लॉस हो गया, क्या लॉस हुआ है? एग्जैक्टली, बट यू आर डूइंग ओनली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग किधर कर रही है तू? तो वो तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज व्हाट यू हैव लॉस्ट इज प्लांट। प्लांट इज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्सक्यूज मी, रिलैक्स। अच्छा, बीआरएस भूल गए? ऐसे तुम लोग ये मेथड से करते थे तो गया। अरे बाप रे, बट बहुत इजी है यार, एक ही तो ट्रांजैक्शन है। तेरे को सोचना क्या है? बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब पासबुक, वो 25,000 है, और पासबुक में एक एंट्री अभी तक पास नहीं हुआ। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब उसका एंट्री कैश बुक में हुआ रहेगा, लेकिन अभी तक पासबुक में नहीं हुआ है। तो लेस कर दे तो तेरे को कैश बुक का बैलेंस मिल जाएगा 10,000 रुपया। करेक्ट। डिड यू गॉट द आंसर? सॉरी, देख तुम लोग ने जो मेथड से किया रहेगा
उस मेथड से करो, वरना लॉजिक से करो। लॉजिक बहुत सिंपल है। मेरा पासबुक का बैलेंस 25,000 है, वो ज़्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम रहेगा, बिकॉज मैंने एक चेक इश्यू किया है जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, उसका एंट्री कैश बुक में हो चुका है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा रहेगा। कैश बुक में इसका एंट्री कर दो 15,000 का, तो तुम्हारा कैश बुक का बैलेंस 10,000 हो जाएगा। चलो विल वाइंड अप। आप क्या करो मालूम है, ये जो भी छोटे छोटे प्रॉब्लम है ये होमवर्क ट्राई कर लेना, मुझे व्हाट्सअप करना, होमवर्क हो जाए तो एक जन कोई भी व्हाट्सअप कर देना, तो मैं सॉल्यूशन पूरे ग्रुप पे डाल दूंगा। ये वाले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 1,80,000। Yeah, so that is the end of this chapter from my side. You also prepare it properly, please. Very high weightage of cash flow, almost 15 marks with MCQ. Excuse me, sorry to shout on you, but believe me, it was out of care, not out of any anger. I genuinely care for you and I genuinely want you to clear in first attempt. थोड़ा जो एटीट्यूड में देखता हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। अगर अभी सीरियस नहीं हो तो रिलैक्स हो जाना। यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर मे, नॉट जनवरी, क्योंकि तुम प्रेशर ले नहीं पाओगे। आज प्रिपेयर नहीं किया ना तो प्रेशर हो इतना आएगा ना, ले नहीं पाओगे। आज प्रेशर ले लो, उससे अच्छा, क्योंकि आज एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं है, एग्ज़ाम को तो बहुत टाइम है, 6 महीना है। आज थोड़ा प्रेशर लो, घर पे प्रिपेयर करो। तुम लोग नहीं मानोगे, हम लोग जब स्टूडेंट थे ट्रेन में बैठते थे, ट्रेन में प्रिपेयर कर रहे हैं। कॉलेज जाते थे, लास्ट बेंच पे बैठ के उधर भी प्रिपेयर कर रहे हैं। एवरीवेयर मगज उधर ही चलना चाहिए। दिन का 14 से 15 घंटा तुम इंटर के अलावा और कुछ सोच नहीं सकते। सैड बट ट्रू। मान लो तो लाइफ इजी हो जाएगी, नहीं मानोगे तो लड़ते रहोगे। एक्सेप्ट कर लो, बिटर ट्रूथ है ये तुम्हारी लाइफ का कि 15 घंटा पता नहीं वेदर यू आर एंजॉइंग और नो। वाई एज अ स्टूडेंट आई कुड डू दैट, यू नो। मेरे लिए तो एवरी टाइम इट्स अ न्यू लर्निंग एंड न्यू एंजॉयमेंट। इट वॉज नेवर अ स्ट्रेस। अरे नया सीखने को मिला, समथिंग न्यू। बट एग्जाम के टाइम पे वो एंजॉयमेंट नहीं रहता है, प्रेशर रहता है। हफ्ते भर में एक सब्जेक्ट कैसे करोगे यार? साला हर सब्जेक्ट में चैप्टर देखो कितने हैं। एक हफ्ते में अकाउंट्स करने का मतलब एक दिन में 3 चैप्टर उड़ाने का, कैसे पॉसिबल है यार? सो मेनी वेराइटीज आर देयर, हाउ इज इट पॉसिबल? इसके लिए थोड़ा प्रेशर आर्टिफिशियली अभी डालो, आगे जाके तुम्हारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। फिर अक्टूबर में स्ट्रेस नहीं आएगा, मजा आएगा। अरे एक बार तो मेरा हो गया, अब खाली रिवाइज करना है, फटाफट कर लूंगा। चलो बाय एवरीबॉडी।